इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं चार्लेटन को देख के नोए बोलता है नीनिया उससे दूर हो जाओ। तभी क्लोए चार्लेटन से पूछती है नीनिया क्या ये तुम्हारा नाम है? इसके जवाब में चार्लेटन कहती है वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। क्लोए नोए से कहते हैं इस पे ध्यान मत दो, बैठ जाओ, खाना आ गया है। नोए क्लोए से पूछता है क्या तुम ही जियोडन की बीस्ट हो? हवाई के बीस्ट एक श्रापित एम्पायर है, अगर ऐसा है तो उस चीज नेनिया ने तुम्हारा नाम चुरा लिया है। तुम मुस्कुराते हुए उसके बगल में कैसे बैठ सकती हो? क्लोए के जवाब में कहती है क्योंकि यही मैं चाहती, ये मेरी इच्छा की कीमत थी, मैं खुद की इच्छा से श्रापित बनी। ये सुनकर नोए कहता है खुद की इच्छा से? तभी नेनिया कहती है सही कहा, कुछ नाम है जिन्हें पाने के लिए मैं मरी जा रही हूँ, पर क्लोए जितने ताकतवर वैम्पायर से जबरदस्ती करके उनके नाम नहीं ले सकती। तो मैं अच्छे से पूछती हूँ अगर मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँ तो क्या तुम मुझे अपना असली नाम दोगे? ये बात तुम पे भी लागू होती है नोए। मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन तुम्हारा नाम लेने में नाकामयाब रही। तुम बड़ी चुनौती हो इसलिए मैं तुमसे भी पूछती हूँ, मुझे बताओ नोए वो कौन सी इच्छा है जिसके बदले में तुम मुझे अपना असली नाम दे दोगे? ये सुन के नोए कहता है क्या तुमने यही बात लुइस से भी कही थी? तभी नेनिया हंसने लगती है और नोए उस पर हमला कर देता है, लेकिन नोए से सारा खाना गिर जाता है। तभी क्लोए नोए को मारती है और नोए दूर जाके गिरता है और क्लोए कहती है जो बच्चे खाना बर्बाद करते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं। आगे दिखाते हैं जीन और नोए कहीं पे हैं और जीन कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्लोए जब गुस्सा करती है तो वो डरावनी हो जाती है, याद रखना। ये सुनकर नोए कहता है क्लोए अब कहाँ है? इसके जवाब में जीन कहता है वो अभी उस काली परछाई के साथ है, तुम्हें अभी उनसे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर नोए कहता है मुझे पता है पर हम उसे उस खतरनाक चीज के साथ रहने नहीं दे सकते। तभी नोए के पेट से आवाज आती है और जीन कहता है तुमने सारा खाना जमीन पर गिरा दिया और अब तुम्हें भूख लग रही है। जीन नोए को सूप देता है। तभी नोए जीन से शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए और वो आगे कहता है मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं हूँ नोए। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जीन कहता है अपना हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुम्हें और सूप चाहिए तो खुद ले लो। नोए सुन के कहता है नहीं मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। सुन के जीन नर्वस हो जाता है और कहता है मुझे पहले कभी किसी ने हाथ मिलाने के लिए नहीं कहा। फिर उससे हाथ मिलाता है। तभी सीन चेंज होता है और वेंटास और बाकी लोगों को दिखाता है। जहाँ डांटे वेंटास से पूछता है डिएप्चर के घर के बारे में तुम्हें कितना पता है? इसके जवाब में वेंटास कहता है उतना ही जितना तुम्हारी दी हुई फाइल में था। उनका परिवार बीच के हंगामे में मारा गया। तभी डांटे कहता है हाँ पर और भी कुछ है। डिएप्चर्स वर्ल्ड फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे थे, चर्च की इसी बात पर पाबंदी लगाने पर भी उन्होंने रिसर्च से अल्ट्रेशन इंजन बनाया है, एक डिवाइस वर्ल्ड फॉर्मूले को बदलने के लिए। इसी ने जियोडन के बीस्ट को जन्म दिया। ये सुन के वेंटास कहता है तो सवाल ये है कि क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है? क्या इसलिए ही वैम्पायर्स और इंसानों दोनों की इसमें दिलचस्पी है? तभी डांटे कहता है शायद। आगे वेंटास पूछता है तो तुमने ये सब कहाँ से सुना? तुम किसके हुक्म के नीचे काम कर रहे हो? इसके जवाब में डांटे कहता है सर फ्रांसिस वर्नी, जिसे क्लॉकवर्क फील्ड मार्किस मशीना के नाम से भी जाना जाता है। वो आगे कहता है मार्किस मशीना ने तुम्हें इसमें शामिल करने को कहा, कोई शक नहीं क्योंकि तुम ब्लू मून क्लैन के एक मेंबर हो। साथ ही वो जानना चाहते हैं कि अल्ट्रेशन इंजन सच में मौजूद है या नहीं, और अगर हो सके तो मुझे उसे ढूंढकर उस तक पहुंचना होगा। तभी वापस नोए और जीन को दिखाते हैं और जीन कहता है हरमन डिएप्चर्स परिवार का आखिरी मुखिया, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके भाई बहन वो सब नहीं रहे। डिएप्चर्स की एक ही मेंबर बची है जो है क्लोए। तभी नोए उससे पूछता है क्लोए यहाँ कितने वक्त से है? इसके जवाब में जीन कहता है वो हमेशा से यहाँ है। जियोडन के बीच के हादसे के पहले से क्लोए डिएप्चर्स परिवार की हर एक पीढ़ी पर नजर रखते हुए आई है। वो आगे पूछता है तुम और तुम्हारे लोग यहाँ क्यों हो? क्या तुम क्लोए को चोट पहुंचाना चाहते हो? नोए इसके जवाब में कहता है मेरी दुश्मन नीनिया है, क्लोए नहीं। तभी जीन कहता है अब तुम उसे उस ब्लैक शैडो से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर नोए कहता है जाहिर सी बात है, किसे पता क्लोए को क्या होगा अगर कुछ ना किया जाए। मेरे साथी के पास शायद ताकत है क्लोए को असली नाम वापस लाने की, मैं उसे यहाँ पे लाऊंगा। तभी जीन नोए की बात काटते हुए कहता है क्या करने के लिए? तभी नेनिया और क्लोए को दिखाते हैं और नेनिया कहती है तुम्हें पक्का यकीन है नोए उस लड़के को साथ रहने देना अच्छा ख्याल है? इसके जवाब में क्लोए कहती है हाँ ये एक खास मौका है, जीन के एक दो दोस्त तो होने ही चाहिए। वापस जीन को दिखाते हैं और वो कहता है क्लोए ने कहा उसने अपनी मर्जी से अपना असली नाम लेने दिया। उस परछाई के आने से पहले तक वो हर दिन रोती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था। तभी नेनिया को दिखाते हैं और वो कहती है जब कोई मेरी चीज को बिना पूछे छूता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम बहुत समझदार हो है ना? इसके जवाब में क्लोए कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी वापस जीन को दिखाते हैं और वो कहता है अगर क्लोए यही चाहती है और इससे अगर उसके आंसू नहीं बहते हैं तो मैं इसके साथ समझौता कर लूंगा, मैं आखिर तक क्लोए के साथ रहूंगा चाहे अंत में तबाही क्यों ना लिखी हो।
वापस क्लोई को दिखाते हैं और वो कहती है शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत जलन होती है। आगे दिखाते हैं क्लोई कहीं जा रही है और वो कहती है बाबल के छोड़े हुए निशान आखिर गायब होना शुरू हो गए आधी 16वीं सदी के बाद। तभी क्लोई का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्लोई से कहता है इन दीवारों के बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक वैम्पायर हो। तभी क्लोई बोलती है मैं 4 साल की थी जब मैं एक वैम्पायर की तरह जागी। मुझे लगता है कि एक बार बाबल ने वर्ल्ड फॉर्मूले को बिगाड़ दिया जिससे इस दुनिया पर भी असर होने लगा। वापस उसी इंसान को दिखाते हैं जो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। वापस क्लोई बोलती है 11 साल की होने के बाद मेरे शरीर ने बढ़ना बंद कर दिया। लोगों को बताया गया कि क्लोई डिएप्चर बीमार होकर मर गई। उस दिन से डिएप्चर की वैम्पायर को छिपा दिया गया। पहाड़ों की गहराइयों में हमारे महल में वर्ल्ड फॉर्मूले को पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने मशहूर मेजर्स और अल्केमिस्ट को जमा किया। तभी दिखाते हैं क्लोई के पापा बिस्तर पर लेटे हैं और वो कहते हैं फिक्र मत करो क्लोई सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। आगे क्लोई बोलती है क्लोई डिएप्चर को फिर से इंसान बनाना मेरे पापा की आखिरी इच्छा वक्त के साथ गुजरते गुजरते बदल गई। वर्ल्ड फॉर्मूले के राजों को खोलना और जो सिर्फ भगवान की ताकत में है उस पर हाथ डालना डिएप्चर के घर की उत्साही इच्छा बन गई। मैं इस सब की गवाह हूँ मैं उन सब पर नजर रखी मैं डिएप्चर की पीढ़ियों के बीच रही। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ रूथवन को दिखाते हैं और वो कहता है तो तुम हो लेजेंडरी क्लोई डिएप्चर जिसे देख के क्लोई बोलती है तुम एक वैम्पायर हो। तभी रूथवन कहता है इस दिन और उम्र में तुम्हें इस शब्द को इतनी आसानी से अपने होठों से बाहर नहीं आने देना चाहिए। क्लोई आगे बोलती है उसने अपनी जान पहचान अगस्त नाम से कराई मैं पहले कभी किसी दूसरे वैम्पायर से नहीं मिली। आगे दिखाते हैं क्लोई और रूथवन एक रूम में जाते हैं और क्लोई कहती है कि वर्ल्ड फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किस मीडियम के इस्तेमाल से फॉर्मूले में छेड़छाड़ करते हो। डिएप्चर परिवार ने आवाज के मीडियम के तौर पर चुना। ये सुनकर रूथवन कहता है अगर एक अल्टरेशन इंजन जो वर्ल्ड फॉर्मूले को फिर से लिख सकता है तो हम इस दुनिया के सुनहरे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। आगे क्लोई कहती है ये महल और उसे घेरे हुए जियोडन के पहाड़ मेरी दुनिया रहे हैं। मुझे इसके बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता ना ही इसके बारे में कभी सोचा। तभी रूथवन को दिखाते हैं और वो कहता है इन दीवारों के बाहर वैम्पायर इंसानों के साथ बड़ी मुश्किल में फंसा है या मैं कहूँ चर्च से पूरे देश में वैम्पायर का शिकार किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान पर शक है तो उसे मौत तक तड़पाया जाता है। चर्च की आंखों में वैम्पायर से एक नफरत है जो सिर्फ मौत के लायक है। ये सुनकर क्लोई से पूछती है तुम किसकी तरफ हो इंसान या वैम्पायर। इसके जवाब में रूथवन कहता है मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। मेरी बात सुनो क्लोई मुझे वैम्पायर से उतना ही प्यार है जितना इंसानों से इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस मुश्किल को खत्म करना चाहता हूँ मेरी यही इच्छा है। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं रूथवन जेन को क्लोई के पास लाया है और वो क्लोई से कहता है थोड़े टाइम तक इसका ख्याल रखो। आगे दिखाते हैं जेन बाहर भाग रही होती है और क्लोई उससे रोकती है लेकिन जेन उसकी बात नहीं मानती और वो आगे चली जाती है। क्लोई उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो एक खूबसूरत फूलों के बाग में जाते हैं और क्लोई कहती है पहली बार मैंने अपने पापा की बात को नजरअंदाज कर दिया और धरती हवा और फूलों की खुशबू में लिपट गई। पहली बार मैंने आसमान को इतना बड़ा नीला और खूबसूरत देखा। उस दिन के बारे में हर एक बात कमाल की थी। आगे सीन चेंज होता है दिखाते हैं जेन वापस जा रही है और वो बहुत रो रही है। उसे देख के क्लोई कहती है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं तुम्हें बड़ी हो चुकी देखूंगी। आगे क्लोई कहती है उसके बाद मैंने उसके बारे में नहीं सुना मैं चिंता में थी उसे कुछ हुआ होगा पर मैं उसे देखने भी नहीं जा सकी। आगे दिखाते हैं वो एक मशीन के पास बैठी है और कहती है मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। तभी चार्ल्टन की आवाज आती है इंसानों ने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया फिर भी। आगे सीन चेंज होता है और रूथवन को दिखाते हैं जो जख्मी है और क्लोई के पास आता है। वो कहता है तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है कैल्कुलेशन इंजन पूरा हो गया। मैं गलत था मुझे लगा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं पर वो नहीं समझ सके। मैं शुरू से ही गलत था मुझे सब कुछ ठीक करना होगा पर वैसा करने के लिए मुझे डीएचएस की रिसर्च की जरूरत है। इस उनकी क्लोई मना कर देती है। तभी रूथवन उसको खून पीने लगता है और कहता है कसम खाओ अपनी ताकत का इस्तेमाल डीएचएस की जानकारी का इस्तेमाल मेरे हिसाब से करो। लेकिन तभी क्लोई वेंटास जैसी पावर यूज करती है और वो कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। डीएचएस परिवार का हर मुखिया इस रिसर्च से उम्मीद लगाए बैठा था इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। और रूथवन वहां से चला जाता है। आगे क्लोई बोलती है तब मैंने सबसे पहले दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद मुझे एक शख्स से लेटर मिला जो अपने आप को रूथवन का दोस्त कहता है। तब मुझे पता चला ह्यूमन और वैम्पायर के बीच की लड़ाई खत्म हो गई तो मैंने अकेले अपनी रिसर्च को जारी रखा सालों तक। आगे सीन चेंज होता है और क्लोई को दिखाता है जो उसी फूल के बाग में लेटी है और वो कहती है पता नहीं जेन ठीक होगी या नहीं। और वो सोचती है मुझे यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए मुझे जल्द से जल्द अल्टरेशन इंजन पूरा करना होगा। लेकिन ये सब किस लिए है मैं ये क्यों कर रही हूँ। तभी चार्ल्टन की आवाज आती है क्योंकि तुम अकेली हो है ना तुम बहुत अकेली हो तुम इसका कुछ नहीं कर सकते तुम इससे निकलने के लिए कुछ भी करोगे। अच्छा होता अगर तुम्हें बाहरी दुनिया का कभी पता ही ना चलता। इस तरह से तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम अकेली हो। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था जियोडन एक पिंजरा है जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। तुम इसे तबाह कर देना चाहिए।
और तुम आजाद होना चाहती हो, अपने नुकीले दांत बाहर निकालो, पंख नहीं, छोटी सी चिड़िया मत बनो, एक बीस्ट बन जाओ। तभी आगे कुछ ऐसे सीन दिखाते हैं जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आगे दिखाते हैं दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की मारी गई जिसका नाम जेन्नत था, उसको भेड़िया किसी और जानवर ने मार दिया। तभी क्लोए कहती है नहीं, वो बस एक बुरा सपना था। तभी चार्लेटन बोलती है बुरा सपना कौन सा था? मैं, ये वो दुनिया जिसमें तुम रहती हो। बेचारी नन्ही सी क्लोए, तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, असल में तुम क्या चाहती हो? वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ क्लोए उसी मशीन के पास खड़ी है और वो कहती है आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होगी। वो उस मशीन को टच करती है और उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की क्लिप दिखाते हैं जहाँ कुछ लोग बीस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिन्हें देख के डांटे बोलता है ये क्या बकचोदी है, हमने कल ही तो उन्हें बीस्ट के हाथों मरते हुए देखा था। तभी वेंटास बोलता है समझ गया, ये एक टाइम लूप है, ये एक बंद दुनिया है जिसे श्रापित एम्पायर ने बनाया है। तभी जेन ने अपना वेपन यूज करके हवा में उड़ जाती है और वेंटास उस पर चढ़ जाता है और वो कहता है ठीक है चलो सीधे कैसल की तरफ। लेकिन जेन ने मना करती है, वो कहती है मैं बीस्ट को मारने जा रही हूँ। इसके जवाब में वेंटास कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं उस श्रापित एम्पायर को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन जेन ने उसकी नहीं सुनती और उसे नीचे फेंक देती है। वेंटास कासल पे जाता है और कहता है तो अब वो चूतिया कहाँ पे है। तभी सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं जो जमीन पे गिर जाता है। तभी जीन कहता है आखिरकार इसने काम करना शुरू कर दिया। ये सुन के नोए कहता है तुमने खाने में क्या मिलाया था। तभी जीन उसे पकड़कर एक रूम में फेंक देता है और कहता है अगर तुमने क्लोए के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी वो अपने हाथ पर एक घाव करता है और कहता है क्लोए ने बताया था तुम बस एक आम एम्पायर नहीं हो, तुम खून से यादें पढ़ सकते हो। जब मैंने वो सुना तो मुझे ख्याल आया एक विश अगर तुम पूरी कर सको, मैं चाहता हूँ कोई हमें याद रखे। एक शख्स से भी काम चल जाएगा। और उसके मुंह में दे देता है अपना हाथ। तभी नोए देखता है कि जीन का बाप उसको मार रहा है। आगे दिखाते हैं कि जीन कहीं बैठा है और वहाँ क्लोए आती है। उसे देखते ही क्लोए कहती है तुम कौन? इसके जवाब में जीन अपना नाम बताता है और वो पूछता है क्या तुम ही सिल्वर विश हो? और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसे देख के क्लोए बोलती है कि तुम एक वैम्पायर हो और क्लोए रोने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और कुछ लोग दिखाते हैं जो कहते हैं एक और विक्टिम, कितनी भयानक है, अब तक कितने मौतें हो चुकी हैं। कोई कह रहा था उसने एक बड़े से बीस्ट देखा था। फायर के मॉर्क्यूस डिएप्चर एक अनजाने रिसर्च पर काम कर रहे हैं। मैंने सुना है उनकी रिसर्च ने एक सिल्वर विच बनाई है जो जंगल में मंडराती रहती है। वो कहती है वो बीस्ट को जानती है। नहीं, जियोडन का बीस्ट खुद विच है। लेकिन जीन उनसे मना करता है। वो कहता है कि वो बीस्ट की असलियत सामने लाकर सबको बचाने की कोशिश कर रही है। आगे जीन को दिखाते हैं जो कहता है अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वहाँ एक बोरो आया है बीस्ट को मारने। उसे देख के जीन अजीब बिहेव करने लगता है और तभी वापस नोए को दिखाते हैं और वो अपना सर दीवार में मारने लगता है और कहता है जियोडन का बीस्ट जीन ही है। तभी जीन को दिखाते हैं जो चार्लेटन के साथ है। तभी क्लोए का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वो खिड़की पर खड़ी है और बाहर बीस्ट हंगामा मचा रहा है। तभी चार्लेटन क्लोए के पास आती है और वो कहती है वो जीन है, उसने अपना नाम मुझे दे दिया है तुम्हें बचाने के लिए। आखिरी रास्ता जिससे ये साबित हो सके तुम बीस्ट नहीं हो वो है कि कोई और तुम्हारा रूप ले ले। आगे दिखाते हैं क्लोए जीन को लेके जा रही होती है, लेकिन तभी जीन कहता है तुम्हें भागना चाहिए, स्नेट के बोरो और हेलफायर विच तुम्हारे पीछे हैं। और वो एक खाई के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ जेन आ जाती है जिसे देख के क्लोए पूछती है तो तुम हो हेलफायर विच? मैं बहुत खुश हूँ, आखिर तुम मेरे पास वापस लौट आई। अब आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इस्तेमाल करो अपने नाखून का, अपने पंजों का, अपनी लपटों का और मार दो हमें। लेकिन जेन रोने लगती है और क्लोए खाई में कूद जाती है। तभी चार्लेटन बोलती है क्या तुम्हें यकीन है? बेचारी छोटी सी क्लोए, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वैम्पायर और इंसान तुम्हें कचरे की तरह फेंक चुके हैं। क्या तुम दुखी नहीं हो? क्या तुम जियोडन से बदला नहीं लेना चाहती? ये सुनकर जीन बोलती है हाँ मैं गुस्सा हूँ, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। और तभी वो दोनों वापस करंट में आते हैं जहाँ क्लोस मशीन को ऑन करती है। सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं जो बाहर निकल चुका है और वो रो रहा है। तभी वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जीन क्लोए से कहता है शायद बीस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लोग बेवजह डरे हुए हैं। और वो मन ही मन में सोचता है शिकार करना तब तक बंद नहीं होगा जब तक बीस्ट मर नहीं जाता, तो मैं तुम्हारा वो रूप ले लेता हूँ जो शिकारी चाहते हैं। आगे दिखाते हैं कि जीन जेने से लड़ रहा है और वहाँ तभी जीन का बाप उस पर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम एम्पायर थे तभी बड़ी दिक्कत थे और अब मुझे पता चला कि तुम बीस्ट बन चुके हो, पर तुम्हें मार कर मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। आखिर तुमने अपने आप को काम का साबित किया जीन। और वो गोली चला देता है। तभी नोए को दिखाते हैं जो रो रहा है और बोलता है दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। और तभी वहाँ रोशनी आने लगती है और सोचो वहाँ कौन होगा? यस, अपना वेंटास, जो नोए को देख के बोलता है तुम फिर से क्यों मरने वाले थे?
लेकिन नोए उसको देख के पूछता है, वेंटास क्या ये तुम ही हो? तभी वेंटास उसको एक मुक्का मारता है और पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? तुम्हें हुआ क्या है? क्या किसी ने तुम्हें गलत दवाई दे दी? आगे वेंटास पूछता है, तो क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली? जेन्ने ने कहा था क्लोई ही बीस्ट है। तभी नोए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और जेन्ने को दिखाते हैं जो बीस्ट से लड़ रही है। वापस वेंटास और नोए पे आते हैं और नोए उसे सारी बात समझा देता है। वेंटास बोलता है, समझा, तो वो बनता जीन ही बीस्ट है और क्लोई एक वैम्पायर है जो अपनी मर्जी से श्रापित हुई है। ये सुनकर नोए बोलता है, लेकिन मैंने देखा है उन्होंने किसी को नहीं मारा। ये सुनकर वेंटास बोलता है, तो ये सब बेकार गया, उसका मकसद बदला लेना नहीं है। खैर उसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी मर्जी से श्रापित हुई है। लेकिन नोए मना करता है, वो कहता है तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तब वेंटास सवाल करता है, क्यों नहीं? बदले का कोई मतलब नहीं तो उसे रुक जाना चाहिए या इससे किसी को खुशी नहीं होगी? क्या तुम यही कहना चाहते हो? इसके जवाब में नोए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मुझे अभी भी नहीं पता क्लोई के दिमाग में क्या है। मुझे नहीं पता वो असल में क्या चाहती है। मैं बिना उसका पता लगाए यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुन के वेंटास कहता है, खैर मुझे बुक ऑफ वेंटास को वापस लाना होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। आगे वो दोनों कहीं जा रहे हैं और नोए पूछता है, अगर जीन क्लोई को बचाने के लिए बीस्ट बना है तो उससे पहले कौन और क्या था उन कत्लों के पीछे? इसके जवाब में वेंटास कहता है, यहाँ जियोडन में आम अंधवासी लोग ताकतवर हैं, यहाँ बहुत से धार्मिक सेक्ट भी हैं और वैम्पायर को मारने लायक समझा जाता है। तभी नोए पूछता है, मतलब वैम्पायर का शिकार करना? अगर वेंटास बोलता है, वक्त के साथ इंसान और वैम्पायर के बीच की जंग पहले ही खत्म हो चुकी है। वैम्पायर का शिकार करने पर पाबंदी लग गई, जैसे उन्हें एक चारे की जरूरत थी। क्या हो अगर कहीं से एक जंगली जानवर आ जाए से निकली गई लोगों की लाश को खाने के लिए? ये सुनकर नोए पूछता है, क्या तुम कह रहे हो उन्होंने उसका फायदा उठाया? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, लगता तो यही है, पर बिशोप ने वक्त पर कहा बीस्ट भगवान का सेवक है। नोए फिर पूछता है, तो चर्च ने बीस्ट की कहानियां बनाई थी और वही जियोडन में इंसानों को कत्ले के पीछे थे? तभी वहाँ अस्तल्फो आ जाता है। उसे देख के नोए बोलता है, तुम आगे बढ़ो वेंटास, ये मेरा शिकार है। आगे क्लोई को दिखाते हैं और वहाँ पे वेंटास आ जाता है और कहता है, तुम ही हो क्लोई डिएप्चर, है ना? क्लोई से पूछती है, तुम कौन हो? जिसके जवाब में वेंटास कहता है, मेरा नाम है वेंटास, डॉक्टर और वैम्पायर स्पेशलिस्ट। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, ये मेरा इरादा है, इसलिए अभी तुम मुझे मेरी बुक दे दो। इस उनकी क्लोई बोलती है, कौन सी किताब? वेंटास बोलता है, मेरी किताब, कान्ने और लेदर कवर वाली। ये सुनकर क्लोई बोलती है, ओह वो वाली यहीं कहीं होगी। मैं उसके कवर पर लगे हीरे के लिए एक्साइटेड थी, पर वो निकला नहीं, इसलिए मैंने उसे यहीं छोड़ दिया। मुझे जहाँ तक याद है शायद जीन ने उसे कहीं फेंक दिया है। ये सुनकर वेंटास गुस्सा हो जाता है। आगे क्लोई बोलती है, मैंने सुना तुम मुझे बचाओगे, तुम दोस्त हो या दुश्मन, तुम हो क्या? तभी वहाँ चार्लेटन आ जाती है और कहती है, ये तुम्हारा दुश्मन है और मुझे उससे नफरत है। ये सुनकर क्लोई बोलती है, मैं लड़के के पार्टनर को तुम पे छोड़ती हूँ। और तभी चार्लेटन वेंटास पे हमला कर देती है और तभी अजीब सी हलचल होने लगती है और चार्लेटन बोलती है, क्लोई जियोडन को धरती से हटाने वाली है पूरी तरह से। इस सुनकर वेंटास सोचता है, जियोडन जैसी बड़ी जगह मिटाने का नतीजा पूरा होगा और तभी क्लोई इंजन को स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी चार्लेटन के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और वो चीखने लगती है। तभी वेंटास बोलता है, उसने नेनिया को शरीर का रूप लेने के लिए मजबूर कर दिया। तभी क्लोई बोलती है, मैं बहुत पहले से इसके बारे में सोच रही थी, मैं इस लंबे सपने को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, मैं इस बिना आकार वाली चीज़ को कैसे हाथ लगा सकती हूँ, आखिरकार मैं अब तुम्हें मार सकती हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं क्लोई नेनिया से बोलती हैं, मरने से पहले एक बात जान लो, मेरे पापा ने कहा था जो शाही घराने में पैदा होते हैं उन्हें अपने लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। इसी में डिएप्सिस परिवार का सम्मान है, इसलिए चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे या चाहे मेरी उन्हें मारने की कितनी भी इच्छा हो, मैं कभी डिएप्सिस के लोगों से नफरत नहीं कर सकती। मुझे उनसे प्यार है, वो जो डिएप्सिस की तरह जन्म लेता है उसका फर्ज होता है, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती मुझसे उस एक को छीनने के लिए, उस पर हाथ लगाने के लिए। तुमने जीन का असली नाम को गंदा कर दिया, मैं ये कभी माफ नहीं कर सकती। और वो नेनिया का गला दबाने लगती। वो आगे बोलती है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मैं ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत जलन होती है। आगे सीन चेंज होता है और नोए अस्टेल्फो को दिखाते हैं जो इस अजीब सी आवाज को सुन के कैसल की तरफ जा रहे हैं। नोए कैसल में आता है और देखता है वेंटास जमीन पर पड़ा है। उसके पास जाता है। वापस क्लोई को दिखाते हैं जो कहती है, तुम्हें मारना मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल निकला, लेकिन वेंटास मना करता है। वो कहता है, नेनिया को इससे ज्यादा मत उकसाओ। और तभी नेनिया चिल्लाने लगती है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी वेंटास कहता है, क्लोई उसे शारीरिक रूप से आजाद करो, उसे याद मत दिलाओ असल में है कौन, तुम उसे नहीं मार पाओगी। लेकिन तभी अजीब सी हलचल होती है और सारे वैम्पायर्स चौंक जाते हैं। तब लूका और उसका बड़ा भाई दिखाते हैं और लूका बोलता है, ये क्या है भैया? लूका का बड़ा भाई इसके जवाब में कहता है, शांत हो जाओ, हमने उसके शरीर को मारने की बहुत कोशिश की, लगता है कि कुछ अवशेष अभी भी बिखरे पड़े हैं। सही कहा ना मेरी रानी। अभी वापस क्लोई और नेनिया को दिखाते हैं। नेनिया जो अब बहुत सुंदर लौंडिया में बदल गई है और वहाँ सब रेड हो जाता है। तभी नेनिया क्लोई को दोबारा
नोए उससे बचाने जा रहा होता है, लेकिन वेंटास उसे रोक देता है। तभी नोए उससे पूछता है ये क्या हो रहा है, वो चीज नेनिया वो क्या है। इसके जवाब में वेंटास कहता है वो है नेनिया डेथ्स कीपर। ये क्वीन फॉस्टीना का मेलनोमन है, क्रिम्सन मून की सबसे पहली वैम्पायर। तभी क्लोए गिर जाती है और तड़पने लगती है। अगर वेंटास बोलता है ये बुरा है, उसका मेलनोमन जबरदस्ती सामने लाया गया, वो अपने आप से बाहर हो जाएगी। तभी वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और नेनिया पे हमला कर देता है, लेकिन वह उसे दूर फेंक देती है और वहीं पे जेने भी आ जाती है। और तभी पूरे जॉर्डन में अंधेरा हो जाता है और पूरा कैसल टूटने लगता है, इंजन बंद हो जाता है और नेनिया वापस पहले जैसी हो जाती है। पहले वाली ज्यादा मस्त थी। आगे नेनिया बोलती है मैं भूल ही गई थी, मुझे और नाम चुराने होंगे। तभी वहाँ चार्लेटन की परेड आ जाती है और वेंटास नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए नॉय भी कूद जाता है, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और एक अजीब सी चीज नॉय से बोलता है कि तुम नाकाम हो जाओगे, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, तुम उसे अब नहीं बचा सकते, सब हार गए तो तुम पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जल्दी कराओ और हमें शामिल हो जाओ। लेकिन नॉय वेंटास को बचा लेता है और कहता है वो क्या था, और थोड़े ही नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं। तभी वेंटास बोलता है सुनो नॉय, क्लोए डियाप्टर का मेलनोमन एक जगह बनाता है जो उसे बचाती है, और जैसे जैसे ये काबू से बाहर होता है वो बड़ा एरिया को बर्बाद कर देता है। रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज के साथ ही जॉर्डन में सबको निकल लेगा अगर हमने कुछ ना किया। तभी नोए उसको एक हेडबट देता है और कहता है तुम्हें पता था, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, और सिर्फ क्लोए के बारे में ही नहीं, नेनिया के बारे में भी। वेंटास इसके जवाब में कहता है अब तक मुझे उसका असली पहचान पक्का नहीं पता थी, ये बस मेरा अनुमान था। ये सुन के नोए कहता है अगर तुमने मुझे बताया होता तो हालात कुछ और होते, या शायद हम कुछ कर पाते। तभी वेंटास बोलता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, तुम वैम्पायर्स कभी इंसानों की नहीं सुनते, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे जैसे वालों के हाथों लगभग मरने ही वाला था, और हम इस बार तुम्हारी क्वीन की बात कर रहे हैं। क्या तुम भूल गए रूथवन मेरे साथ क्या करने वाला था, तुम पूरी तरह से चूती हो। तभी नोए फिर से एक हेडबट देता है और बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वेंटास बोलता है तो अब क्या करें, तुम अभी भी क्लोए को बचाना चाहते हो ना। नोए इसके जवाब में कहता है बिल्कुल बचाना चाहता हूँ। और तभी इंसानों के पास वुल्फ्स आ जाते हैं और वेंटास और नोए के पास भी आ जाते हैं और वो उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पे आ जाता है रोलंड, वो वुल्फ को मार के बोलता है मुझे हमेशा से पता था हम दोबारा मिलेंगे। और वहां पे और चर्च के लोग भी आ जाते हैं और वो इंसानों को बचा लेते हैं। आगे रोलंड बोलता है कि मैं हैरान हो गया था, हम रास्ते में अचानक बर्फीले तूफान में अटक गए, फिर पहाड़ों के टुकड़े होने लगे और भेड़ियों ने हमला कर दिया, मुझे लगा ही था इस सब के पीछे जॉर्डन का बीस्ट होगा। तभी नोए मन में सोचता है क्या रोलंड भी यहाँ बीस्ट को मारने आया है। तभी रोलंड बोलता है तो क्या प्लान है, अगर तुम दोनों यहाँ हो इस सब के पीछे एक श्रापित वैम्पायर होगा, शांति भरे नतीजे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी नोए पूछता है तुम हमारी मदद करना चाहते हो, पर क्यों। इसके जवाब में रोलंड कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे लगा ये जाहिर सी बात है क्योंकि मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। लेकिन ये सुनके वेंटास थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है जॉर्डन के लोगों को मारना मत, एक डिएप्चर्स की तरह अपना फर्ज पूरा करना क्लोए की जिंदगी का मतलब देता है। तो अगर वो अपने आप होकर इस रीजन के एक भी शख्स को मारती है तो उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं, और अगर उसे बचा भी ले तो उसकी आत्मा के लिए कोई शांति नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। इसके जवाब में रोलंड कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो, हालांकि मैं यहाँ चेसर के पलादिन की तरह आया हूँ, अगर हालात और भी बदतर हो जाते हैं तो मैं वैम्पायर का सर काटते हुए नहीं कतराऊंगा, मुझे बीस्ट को मारने पर मजबूर मत करना। और वेंटास और नोए वहां से चले जाते हैं और रोलंड ओलिवर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, मुझे तुम्हारे वक्त के 13 मिनट्स चाहिए, हम एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं। लेकिन ओलिवर उसे मना कर देता है। तभी रोलंड पूछता है पर तुम ऑर्डर से सहमत नहीं हो ना, वो ऑर्डर जॉर्डन के हर एक वैम्पायर को मार डालो, हम यहाँ जंग में नहीं हैं, निर्दोष वैम्पायर्स को मारने से मुश्किल और ज्यादा बढ़ेंगी, ये लगभग ऐसा है जैसे चर्च हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे हजम नहीं हो रहा, तो मैं उस श्रापित वैम्पायर से बात करना चाहता हूँ जो वहाँ पे है। इस सुनकर ओलिवर कहता है श्रापित वैम्पायर से बात, ये मत कहना कि वो दोनों भी इसमें शामिल हैं। तभी रोलंड के पीछे वो सारे वुल्फ कुछ अजीब सी चीज बन जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और कैसल में स्टेल्फो को दिखाते हैं जो जमीन में पड़ा है और नेनिया वहां से चली जाती है। तभी जेलने का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ कोई उससे कहता है तुम कठपुतली के अलावा कुछ नहीं हो, तुम्हें एक टूल बनने की जरूरत है, एक वैसल को अपनी इच्छा की कोई जरूरत नहीं होती। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि जेन ने कहीं पे बैठी हुई है और कुछ लोग आके पूछते हैं तुम ठीक तो हो। आगे दिखाते हैं वही लोग रूथवान से कह रहे हैं हमने इस बच्चे को खुद से पालने का फैसला किया है। तभी रूथवान बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई जेन ने, यहाँ से मैं चाहता हूँ तुम मेरी परवरिश में जितना हो सके उतना देखो और सीखो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में सीखना होगा। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं जेन्ने के माँ बाप कहीं जा रहे हैं और अगले ही सीन में वो मर जाते हैं। आगे दिखाते हैं कोई जेन्ने से कह रहा है तुम्हारे माँ बाप ने गद्दारी की जिसकी वजह से बहुत सारे वैम्पायर्स मारे गए, बच्चे को अपने माँ बाप के पापों को भरना होगा, अब तुम कोई वैम्पायर नहीं रही, तुम एक टूल हो, एक बोरो, कुछ भी मत सोचो, कोई इच्छा मत रखो,
इसी के जेन ने सोचती है मैंने वो नहीं किया जो मुझे कहा गया, पर उन्होंने मेरे बदले माँ बाप का सर काट दिया। तभी पिछले एपिसोड की क्लिप दिखाते हैं जहाँ जेन ने क्लोए से मिलती है, जहाँ वो उसे मार नहीं पाई। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो एक जेल में बंद है और वहाँ पे चार्लेटन आ जाती है और अगले ही सीन में वहाँ की सारी चीजें टूट जाती हैं और रूथवान वहाँ होता है और वो बोलता है जेन ने उस कसम को मत भूलना जो तुमने अभी अभी खाई है। अब तुम्हें गहरी नींद में जाना होगा, तुम्हें तब तक सोना होगा जब तक जंग खत्म नहीं होती और सब शांति से नहीं रहने लगते। इस वक्त का इस्तेमाल अपने शरीर और मन ठीक करने के लिए करो। आगे दिखाते हैं जेन कहीं बैठी हुई है और बोलती है मैं भूल गई थी कि मैं एक कठपुतली हूँ, अब मुझे क्लोए को मारना होगा। तभी वेंटास की आवाज आती है जो कहता है क्लोए बीस्ट नहीं है, तुमने अपनी आंखों से देखा। इसके जवाब में जेन ने कहती है फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड रूथवान ने मुझे जेवर्डन में हो रहे आतंक को रोकने के लिए कहा। आगे वेंटास बोलता है पर उसने कभी तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा। ये सुनकर जेन ने बोलती है तुम्हें एहसास भी है जेवर्डन के बीस्ट ने कितनी जानें ली हैं, मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और क्लोए श्रापित है। बुरोस को उन श्रापित लोगों को मार डालना चाहिए जो अपना आपा खो चुके हैं। अब बहुत देर हो गई है, उसकी मदद नहीं करी जा सकती। तभी वेंटास बोलता है अभी देर नहीं हुई है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां वेंटास जेन से कहता है अभी देर नहीं हुई। आगे वो कहता है क्लोए को अभी भी बचाया जा सकता है और वो हम हैं जो उसे बचा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ जेन ने। क्लोए ने अभी तक जेवर्डन के एक भी शख्स को नहीं मारा, ना अभी ना ही अतीत में। ये बात की मुझे पक्की खबर, उसे बीस के नाम पर फंसाया गया है। तभी जेन ने पूछती है ये कैसे मुझे लगा था। तभी वेंटास बोलता है तुम्हें खुद उससे ये पूछना चाहिए, पर मैं तुमसे एक बार फिर से वही सवाल करूंगा, क्या तुम क्लोए को मारना चाहती हो। इसके जवाब में जेन ने कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती, ना ही किसी चीज की इच्छा रखती हूँ। ये सुनकर वेंटास पूछता है ऐसा क्यों। आगे जेन ने बोलती है मुझे नहीं पता, पर अगर मैं ऑर्डर्स नहीं मानूंगी मेरी जगह फिर से कोई और अपना सर खो देगा, शायद तुम भी। तभी वेंटास हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं मरूंगा, कम से कम तुमसे पहले नहीं। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम कभी खुद पर काबू खो बैठी तो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, तो बताओ तुम सच में क्या चाहती हो। इस सुनकर जेन ने बोलती है मदद करो, ये मुझे बहुत वक्त से सताया जा रहा है, मैं और नहीं सह सकती, प्लीज क्लोए की मदद करो। इसके जवाब में वेंटास बोलता है इसे मुझ पर छोड़ दो। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं नोए जीन के पास है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ वेंटास आता है और उसे लात मारता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुम हार नहीं मानना चाहते, मैं तुम्हारी वजह से बड़ी जल्दी बोल गया, मुझे शक भरे वादे करने की आदत नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। और वो जीन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है अपनी आंखें खोल, और जीन उठ जाता है। तभी वेंटास बोलता है ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं बस एक बार बोलूं। क्लोए का बदला नाकामयाब रहा, मुझे बुक ऑफ वेंटास की जरूरत है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो बताओ वो कहाँ पे है। तभी अस्टल्फो को दिखाते हैं जो अभी भी जमीन पर पड़ा है और फिर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ उसका बाप उसे कहता है वैम्पायर प्रजाति से लड़ते हुए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाई, इस जमीन के लोगों की हिफाजत करने के लिए वो शैतान फिर एक बार अपने नाखून इस दुनिया के खिलाफ उठाएंगे, उनका सर काटना तुम्हारा फर्ज है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं एस्टेल्फो और उसकी छोटी बहन को एम्पायर से मिलते हैं। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है उस वेम्पायर को चोट लगी है। तभी एस्टेल्फो बोलते हैं यहीं पे रुको, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। वो उस वेम्पायर की मरहम पट्टी करता है और वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं उस वेम्पायर ने एस्टेल्फो के घर वालों को मार दिया। एस्टेल्फो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में वो वेम्पायर कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बेवकूफ। आगे दिखाते हैं एस्टेल्फो भी जख्मी है। आगे वो वेम्पायर बोलता है मेरी माँ, पापा और बहन चैसर्स के हाथों मारे। तभी करंट में आते हैं जहाँ एस्टेल्फो उठ जाता है। तभी वहाँ डांटे और जोहन भी आ जाते हैं। तभी वेंटास उससे बोलता है मेरी बुक ढूंढने में मदद करो, उसे जल्दी से ढूंढो वरना हम यहीं पर फंस जाएंगे। वो दोनों बुक ढूंढने लगते हैं और वेंटास इंजन के पास जाता है और वो जीन से बोलता है क्या तुम ये चला सकते हो, अगर चला सकते हो तो जल्दी करो। तभी नो वेंटास से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। इसके जवाब में वेंटास बोलता है मैं वही करूंगा जो क्लोए ने किया था, वो उस दुनिया से जुड़ने लगी है जो उसने बनाई। अगर हमने जल्दी नहीं की तो फिर रिवर्स ऑपरेशन करने का कोई चारा नहीं है, मुझे उसके वजूद को संतुलित करना होगा। तभी जीन इंजन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता। तभी वेंटास पूछता है क्या इस इंजन का कोर एस्टरमाइट से बना है। इसके जवाब में जीन बोलता है हाँ, पर मुझे लगता है ये एक खास तरह का है, क्लोए इसे डिवाइन टीयर स्टोन बुलाती है। ये सुन के वेंटास बहुत शौक हो जाता है। तभी वेंटास की बुक दिखाते हैं और कोई बच्चा बोलता है पापा क्या इस किताब का पत्थर भी एस्टरमाइट से बना है। जिसके जवाब में कोई कहता है कि सही कहा, पर यह कोई आम एस्टरमाइट नहीं है, ये खास तरह का है जो बहुत शुद्ध और बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे ब्लू टीयर स्टोन या डिवाइन टीयर स्टोन भी कहते हैं। तभी वापस वेंटास को दिखाते हैं और नॉय बोलता है कि मैं बुक ढूंढने में मदद करता हूँ। जैसे ही वो थोड़े दूर जाता है तो देखता है वेंटास के हाथों में से खून निकल रहा है। पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। इसके जवाब में वेंटास कहता है मुझ पे ध्यान मत दो, और तभी क्लोए उन पे हमला कर देती है।
लेकिन जिन ने उन्हें बचा लेती है और क्लोए तबाही मचाने लगती है। तभी जीन उसके पास जाने लगता है, लेकिन नॉय उसे रोक देता है और कहता है फिक्र मत करो, जिन ने उसे नहीं मारेगी। इस इनके जीन बोलता है क्लोए ने कहा था सब खत्म होने के बाद वो आजाद हो जाएगी, मुझे लगा उसे तकलीफ नहीं होगी। तभी वेंटास बोलता है इस बात में कोई शक नहीं है कि क्लोए अपना बदला लेने के बाद मरने वाली थी। मैं उस चेहरे को अच्छे से जानता हूँ, वो खुद में खुश और मतलबी किस्म का चेहरा जिसने अकेले मरने का फैसला लिया हो। तभी जीन बोलता है ये बेमतलब है। तभी नोए बोलता है चलो क्लोए से ये बात करने की कोशिश करते हैं। हम चाहे किसी के कितने भी करीब हों और उनकी हिफाजत करना चाहें, पर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा जब तक हम उन्हें नहीं बताते। तभी एस्टेल्फो जीन के पीछे से हमला करता है और वो नोए पे भी हमला कर देता है। और तभी वेंटास को दिखाते हैं जो इंजन ऑन कर देता है। सीन चेंज होता है और रोलैंड और ओलिवर को दिखाते हैं और वो उस अजीब सी चीज से लड़ रहे हैं, उसे मारते हैं लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है। तभी रोलैंड ओलिवर से पूछता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है। इसके जवाब में ओलिवर कहता है अगर ये ज्यादा खिंचता चला गया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, अगर बात और बढ़ी तो लड़खड़ाना मत। तभी सीन चेंज होता है और नॉय और एस्टेल्फो को दिखाते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और नॉय कहता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। आगे इन दोनों की बहुत खतरनाक फाइट होती है। सीन चेंज होता है और जीन को दिखाते हैं और वो कहता है मैं समझ गया, ये सब खत्म होने के बाद उसका मतलब मरना था। अपना परिवार खत्म होने की वजह वो अपने आप को मानती है। वापस वेंटास को दिखाते हैं जो अभी भी इंजन चला रहा है और तभी वो क्लोए को पकड़ लेता है। आगे डांटे को दिखाते हैं जिसे बुक मिल जाती है और वो उसे वेंटास की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वो जगह टूटने लगती है, लेकिन जिन ने उसे बचा लेती है। वापस जीन को दिखाते हैं जो क्लोए के पास जा रहा है और क्लोए बोलती है मुझे देर होने से पहले इस दुनिया को तबाह कर देना चाहिए और इसके साथ खुद को भी। मुझे अब जीन को आजाद कर देना चाहिए। ये सुन के जीन बोलता है क्लोए ना समझ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरे बारे में पहली बात नहीं पता। तुम्हारे बिना आजाद होने का क्या फायदा। अगर तुम चाहो तो मैं नरक में भी तुम्हारे साथ डुबकी लगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी करूंगा अगर तुम मेरे साथ रहो, पर तुम्हारे बिना मतलब ही क्या रह जाएगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और क्लोए वापस आ जाती है। तभी जेन ने वेंटास को लेकर क्लोए के पास जाती है और वेंटास अपनी बुक का यूज करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं वेंटास अपनी बुक से क्लोए को ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी होती है। तभी वहाँ टाइम स्टॉप हो जाता है और कोई कहता है मेलनोमन मिली, आइस और स्नो का थिएटर। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो एक बंद दुनिया में फंसे हुए हैं। बिना अंत के दोहराती हुई पेशकश जो वहाँ चलती है, धीरे धीरे ही सही पर उनकी रूह खत्म करती है। मेलनोमन का कोई इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम इसे इन्वर्स ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते। जब तक शापित शख्स खुद अपनी जमी हुई दुनिया को ठुकराता नहीं तब तक वो बंदा रहता है, जब तक वो गायब नहीं हो जाता उसके वजूद को मिटाते हुए। तभी वापस आते हैं वेंटास चिल्लाते हुए कहता है क्लोए डिएप्चर, तुम इस दुनिया के साथ गायब हो सकती हो या अपनी निराशा भरी जिंदगी में जारी रख सकती हो, ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम बच जाती हो तब भी तुम अपना इज्जतदार नाम वापस नहीं पा सकती। चर्च कभी तुम्हारे अतीत की सच्चाई को नहीं अपनाएगा, इसकी तरह तुम्हारा शिकार करना जारी रखेगा। ये हर तरह से नर्क है पर तुम्हें चुनना होगा। और तभी जीन नीचे गिर जाता है। तभी क्लोए पिंजरे में बंद हो जाती है और वेंटास जेन से कहता है जाओ यहाँ से। तभी सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं जो अभी भी एस्टेल्फो से लड़ रहा है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ नोए रोलैंड से कहता है शायद मैं तुम्हारे एक भाई को चोट पहुंचा दूं। ये सुनकर रोलैंड बोलता है तुम्हारा मतलब एस्टेल्फो, अच्छा तो वो भी यहाँ पे है। वो आगे बोलता है एस्टेल्फो का पूरा परिवार वैम्पायर के हाथों मारा गया, माफ करना मैं तुम्हें उससे ना लड़ने को नहीं कहूंगा। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे ही क्यों कहा, मैं बस चाहता था तुम्हें पता चले। वो जवान बच्चा काफी अच्छा हुआ करता था। वापस करंट में आते हैं और तभी एस्टेल्फो के मुंह से और आंखों से खून निकलने लगता है। तभी वो नोए पर हमला कर देता है और उसको लग जाता है। वो सोचता है मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तभी उसको वेंटास की बात याद आती है जहाँ वो कहता है निशाना मत नोए, ऐसा मत सोचते हैं कि एस्टेल्फो की नफरत जायज है। इंसान और वैम्पायर ऐसा बिहेव करते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। एक शख्स का इंसाफ दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तुम्हारे मामले में इंसाफ ही ताकत है, पर ऐसी ताकत किसी बुरी ना इंसाफी में बदल सकती है। इसे गुस्से में मत लो, इसे गहराई में रखो। उस इंसाफ की समझ को चमकने वाली रोशनी बनने दो जो तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा। वापस करंट में आते हैं और नोए बोलता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी एस्टेल्फो के हथियार में एक धमाका होता है और नोए का हाथ कट जाता है, लेकिन नोए पलट कर उसको एक पंच मारता है और नोए जीत जाता है। तभी सीन चेंज होता है और एक अजीब सी चीज दिखाते हैं और क्लोए की आवाज आती है मैं फिर से इंसान बनना चाहती थी, जो कि पिताजी चाहते थे। पिताजी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ये पता करने के लिए कि मुझे वापस इंसानी रूप में कैसे लाएं। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। ये सब उनका मेरे लिए प्यार का इजहार था और यह एक झूठ था। सच ये है कि मैं हमेशा से अकेली थी। आखिर अगर मैं इंसान नहीं थी मतलब कि मैं असल में मैं नहीं थी। तभी जोहन को दिखाते हैं जो इंजन के पास खड़ा है और वो बोलता है इंजन अपनी हद पर है, ये उसके वजूद को बनाए नहीं रख सकता। तभी वेंटास को दिखाते हैं जो बोलता है इनवर्स ऑपरेशन के लिए वक्त नहीं है। तभी दिखाते हैं जेन और जीन उसका हाथ पकड़ के हंसते हैं
और वो उस पिंजरे से बाहर आता है। तभी वेंटास बोलता है, लूना मुझे अपनी ताकत दो। और वो आगे कहता है, अब समझा, ये है तुम्हारा असली नाम। स्नो फ्लावर्स से संगीत बनाती है, कोनोरस। और जॉर्डन वापस पहले जैसा हो जाता है। आगे नोए को दिखाते हैं जिसे बहुत दर्द हो रहा है और डांटे उसका हाथ ले आता है। आगे नोए पूछता है, ये सारे फूल कहाँ से आए? इसके जवाब में डांटे कहते हैं वो वहाँ खिलते हैं जहाँ वर्ल्ड फॉर्मूले के साथ छिड़कानी होती है, और मुझे नहीं पता था ये सच है। तभी एस्टल्फो को दिखाते हैं जो वापस खड़ा हो जाता है, जो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी वहाँ रोलैंड आ जाता है। तभी वापस वही सीन दिखाते हैं जहाँ वो वैम्पायर एस्टल्फो के परिवार को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ रोलैंड उसे मार देता है। तभी करंट में आते हैं और एस्टेल्फो बोलता है, प्लीज हमारी मदद करो सर पलादिन, और वो बेहोश हो जाता है। चेंज होता है और दिखाते हैं जेन और जीन क्लोए से पूछते हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और तभी क्लोए जीन को एक मुक्का मारती है और वो बोलती है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम जख्मी हो सकते हो, क्या होता अगर तुम मर जाते? ये सुन के जीन बोलता है, ये बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ। और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और क्लोए रोने लगती है। वो कहती है, मैंने ना रोने की कसम खाई थी जब मैंने उस बुरे सपने से बदला लेने का फैसला किया था। जेन ने उस दिन मैंने तुम्हारे साथ आसमान की तरफ देखा था। मैंने सच में सोचा था अगर मैं किसी दिन मरूं तो मैं उसी दिन मरना चाहूंगी, पर अब मैं जीना चाहती हूँ। ये सुन के जीन बोलता है, चलो साथ में जीते हैं। तभी जेन को याद आता है कि वेंटास कहाँ पे है। तभी वेंटास को दिखाते हैं जिसके हाथ का निशान और फैल जाता है, और तभी जेन उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है और वो कहती है, तुमने क्लोई को बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के वेंटास कहता है, तुम जल्दी खुशी मना रही हो, मुझे नहीं पता लॉर्ड रुथवन क्या चाहते हैं, पर मुझे शक है सीनेट क्लोई डिएप्चर को जीने नहीं देंगे और साथ में तुम्हें भी किसी तरह की सजा मिलेगी। तभी जेन ने बोलती है, मैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ, पर फिर भी मैं खुश हूँ वेंटास, तुम्हारी बदौलत, क्योंकि तुम मेरे साथ थे मैं। और तभी जेन ने अजीब बिहेव करने लगती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो वेंटास का खून पीने लगती है। जैसे वो हटती है, वेंटास बोलता है, मैंने अपना खून तुम्हारे नाम किया है, पर हर चीज के लिए वक्त और जगह होती है। और तभी जेन ने उसको गाल पर किस करती है और बोलती है, अपना वादा याद करो, अगर वो दिन कभी आए जब मैं ना रहूं तो तुम मुझे मार दोगे, समझ गए? और वो वहां से थोड़ा दूर होके और एक बहुत प्यारी स्माइल देती है। तभी वेंटास का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब कोई उससे कहता है, मेरी बात सुनो, हर कोई अकेला है, तुम इंसान हो या वैम्पायर ये नहीं बदलेगा। तुम कभी किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ज्यादातर लोग जीते हैं और मर जाते हैं बिना अपने आप को समझे। फिर भी इसी वजह से लोग अपनी भावनाओं को, रिश्ते की गर्मी को बांटने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। किसी दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, हो सकता है तुम्हारे साथ चलने के लिए कोई शख्स मिले जैसे अभी हम हैं, या मैं कहूँ मुझे यकीन है कोई शख्स जरूर होगा। जब तक तुम अपना दिल बंद नहीं करते, अपना दिल खोलो और तुम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रहोगे, जैसे तुम दोनों मेरे लिए यहाँ हो। तभी दिखाते हैं नोए भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है वेंटास अजीब बिहेव कर रहा है और वही शख्स दोबारा बोलता है, तुम हमेशा ठंड से शिकायत करते हो, पर मुझे पता है एक दिन तुम किसी से मिलोगे जो तुम्हारे गर्म रखेगा। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो सब क्लोए के पास खड़े हैं और वेंटास जिन को भी ठीक कर देता है। आगे नोए की आवाज आती है और वो कहता है, तो जॉर्डन आखिर बीस्ट के शाप से आजाद हो गया। कुछ लोग बच गए और कुछ नहीं, पर निशान हम सब पर रह गए। और यहीं पे हमारा एपिसोड और जॉर्डन का बीस्ट आर्क खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर डोमी खड़ी है और वहीं पे कोई मरा हुआ है। तभी किसी की आवाज आती है, तुम्हारी यादें फिर से वापस आ गई, मुझे आपको ऐसे देखना पसंद नहीं दीदी। तभी एक लड़का दिखाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और लोग की जगह दिखाते हैं जहाँ नोए वेंटास को पकड़ के लाता है और बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, वेंटास मरने वाला है। वो आगे बोलता है, जब से पेरिस आया है उठने का मना कर रहा है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो बोलता है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इतना कहता है और खाना नहीं खाता। पता नहीं मैं क्या करूं। वेंटास डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो वेंटास बोलता है, किसी को अपनी बॉडी चेक कराने से अच्छा मैं मर जाऊं। इसके अलावा ये कोई आम बीमारी नहीं है। मैंने अपनी मेडिकल बुक्स दोबारा पढ़ी पर उनमें मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं है। मुझे पता है जेने ने मुझ पर शराब डाला है। जब से जेने ने मेरा खून पिया है तब से ये हो रहा है। मेरा चेहरा लाल हो जाता है और ऐसा लगता है मेरा दिल जगड़ में हो और जोर से धड़कना बंद नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा बुरी बात, मैं सिर्फ जेने के बारे में ही सोच रहा हूँ। ये आखिर है क्या? उसे काटने के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ये आमतौर पर से बहुत अच्छा लग रहा था और उसने जरूर मेरे साथ कुछ किया होगा। तभी और लोग उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी उन्होंने चिल्लाता है, मुझे अंदर आने दो, कम से कम मुझे एक एडवाइस तो दो। और वो उस दरवाजे को तोड़ने का सोचता है। तभी वो देखता है वेंटास वहां से गायब हो गया है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वेंटास बाहर खड़ा है। तभी वहां से एक कपल जा रहा होता है और वो आदमी बोलता है, जब से मैं तुमसे अलग हुआ था मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, अपने दिल के गहरे दर्द से गुजर रहा था। ये दर्द जो मैं महसूस करता हूँ वो तुम्हारे लिए अटूट प्यार है। वेंटास से सुन के जाने लगता है और वो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो किसी से टकरा जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ रोलैंड बैठा होता है
जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी रोलैंड बोलता है, ओह विंसेंट, बड़े दिनों बाद मिले, और दिखाते हैं कि वहाँ ओलिवर भी बैठा है। तभी रोलैंड वेंटास को बताता है कि ये मेरा साथी है। आगे ओलिवर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। लेकिन तभी रोलैंड बोलता है, लगता है वो जल्दी में है। इस सुन के ओलिवर रोलैंड से बोलता है, मैं जानना चाहूंगा तुम खाली वक्त में क्या करते हो, चाहे वो कोई बेवफा लड़की हो। इसके जवाब में रोलैंड बोलता है, मेरी कोई लवर नहीं है, अभी तो नहीं। तभी ओलिवर बोलता है, तो तुम्हारा फिर से कट गया। तभी वेंटास भी वहाँ बैठ जाता है और बोलता है, अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ। आगे रोलैंड बोलता है, 15 मिनट हो चुके हैं पर वेंटास ने एक भी शब्द नहीं बोला। तभी वेंटास बहुत घबराते हुए बोलता है, तुम्हें रोमांस के बारे में काफी तजुर्बा है ना। इसके जवाब में रोलैंड बोलता है, मुझे अपने बारे में नहीं पता पर ओलिवर के पास काफी तजुर्बा है। आगे वेंटास बोलता है, ये मेरे एक दोस्त के बारे में, हाल ही में वो एक लड़की के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा, चाहे वो कुछ भी करे। वो कहता है कि उसके दिल में दर्द है और वो रात भर सो नहीं पाता। तभी वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और रोलैंड बोलता है, और उसकी लवर कैसी है। इसके जवाब में वेंटास कहता है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी ओलिवर बोलता है, उसके बारे में सोचना रोक क्यों नहीं पा रहा, कुछ हुआ था क्या। इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मुझे नहीं पता, पहले वो उसके बर्ताव के मजे लेता था, उसे लगा वो सिर्फ लगाव है, और उसकी बहुत सी साइड्स थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इससे वो एक लूप में फंस गया। पिछले दिन उसने उसे नीचे गिराया और फिर उसे किस कर लिया, और फिर उसने उसकी ऐसी मुस्कान देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बस इतना ही काफी था मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर छापने के लिए। तभी ये सुनकर रोलैंड बोलता है, तो ऐसा लगता है वो चमक रही थी। आसान शब्दों में कहें तो ये प्यार है। ये सुन के वेंटास बहुत शौक हो जाता है और वो बोलता है, तो सच में प्यार है, कोई इसका इलाज कैसे करे। मुझे दर्द की आदत है पर वैसे वाली की नहीं, मैं इस तकलीफ को नहीं सह सकता। तभी दिखाते हैं नोए भी वहाँ आता है और वो छुप जाता है। अगर रोलैंड बोलता है, पर ऐसा लगता है तुम्हारी लवर भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती है। ये सुन के वेंटास और शौक हो जाता है और बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तभी रोलैंड पूछता है, क्यों नहीं। इसके जवाब में वेंटास बोलता है, क्योंकि मैं उस तक ये सोच कर आया था कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत घिनौना है, कोई मेरे जैसे से प्यार क्यों करेगा। सुनकर रोलैंड बोलता है, मैं शौक, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खुद से नफरत करते हो, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वेंटास बोलता है, अभी तुम ही मुझे सबसे ज्यादा डरा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बेवकूफ हूँ जो इसके बारे में बात करने आया, और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी रोलैंड नोए से बोलता है, जाओ, अच्छा होगा तुम उसके पीछे जाओ, और नोए वहाँ से चला जाता है। तभी ओलिवर बोलता है, समझा, तो यही वो ब्लू मून क्लैन का मेंबर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तभी रोलैंड बोलता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। आगे ओलिवर बोलता है, तुम किसी से लगाव करने वाले शख्स नहीं हो। तभी रोलैंड बोलता है, क्या मुझे उससे लगाव हो गया है। तभी सीन चेंज होता है और जेन को दिखाते हैं जो माफी मांग रही होती है लूका से, और लूका बोलता है, कोई बात नहीं, और वो आगे बोलता है, प्लीज मुझे जियोडन के बारे में बताओ, तुमने वहाँ क्या क्या किया। जेन ने उसे सारी बात बता देती है और लूका बोलता है, समझा, ये बहुत मुश्किल रहा होगा, पर मुझे खुशी है तुमने अपनी दोस्त की जान बचा ली। वो आगे पूछता है, क्लोई डिएप्चर कहाँ है। इसके जवाब में जेन ने बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने सब वेंटास पे छोड़ दिया और तुरंत जियोडन से निकल गई। मुझे पता था लौटने पर मुझसे सवाल किए जाएंगे, तो हमने फैसला किया ये अच्छा होगा अगर मुझे क्लोई के ठिकाने का पता ना हो, पर मुझे पता है वो ठीक है। मुझे पता है वेंटास कैसा शख्स है, वो कभी क्लोई के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तभी लूका बोलता है, तुम्हें उस पर बड़ा भरोसा होने लगा है ना, ये लगभग अजीब लगता है। इसके जवाब में जेन ने बोलती है, हाँ आपने सही कहा, ये अजीब तो लगता है। मैं जब से जियोडन से वापस आई हूँ मैं वेंटास को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही। मुझे वैसी नफरत महसूस नहीं हो रही जैसे मैं पहली होती थी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी लूका बोलता है, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये ऐसा है जैसे तुम्हें वेंटास से प्यार हो गया। और जेन का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और लूका रोते हुए उसे डोमी के पास ले जाता है और बोलता है, प्लीज मदद करो, मेरी प्यारी जेन्ने के साथ कुछ गड़बड़ है। और डोमी जेन्ने से पूछती है, क्या हो गया है। इसके जवाब में जेन्ने बोलती है, लगता है मुझे वेंटास से प्यार हो गया। और डोमी भी ये सुन के शौक हो जाती है और बोलती है, चलो शांति से बैठकर बात करते हैं। और वो जेन्ने से पूछती है, जेन्ने, क्या तुम्हें हाल ही में कुछ ऐसा वैसा खा लिया, या शायद तुम्हारे सर में चोट लग गई, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम कैसे मान ले कि तुम उस आदमी से प्यार करती, वो तुम्हारे साथ अजीब बर्ताव करता है ना। इसके जवाब में जेन्ने बोलती है, पर वेंटास ने मुझे बहुत बार बचाया है, वो एक अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मुझे लगता था बुरों को कभी प्यार नहीं मिल सकता। इसे सोचते ही धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर मुझे किसी बात की फिक्र हो रही है। अगर उसके लिए मेरी फीलिंग्स अटूट हो गई और फिर से मैंने उसे ऐसा देखा, मुझे डर है मैं उसे धकेल ना दूं और जिस पल हमारी आंखें मिले हमारा प्यार खत्म ना कर दूं। अभी टोमी बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है। आगे जेने बोलती है, पहली बार में ही मंजूर कर लेना जल्दबाजी होगी है ना। ये सुनकर टोमी बोलती है, ये ज्यादा तेज या धीमा होने की बात नहीं है, ये बस घिनौना है। इसके जवाब में जेने बोलती है, मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि उन्होंने डैड को तब तक तड़पाया था जब तक वो जोरू के गुलाम नहीं बन गए। आगे डोमी बोलती है, क्या तुम भूल गई जेन, उसने खुद कहा था मुझे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मुझसे प्यार करें, उस जैसा आदमी से प्यार करना बेमतलब है। तभी जेन ने बोलती है, मुझे लगता है आप सही हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए वेंटास से नॉर्मली बात करने की। फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
कि वेंटास को पता चलने दूं मैं कैसा महसूस करती हूँ। तभी डोमी सोचती है मुझे लगा नहीं था जेन्ने इतनी सीरियस है, वो पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई है। मैं देख सकती हूँ वो नोए के दिमाग में क्यों है, वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। तभी डोमी के साथ कुछ होता है और वो नोए को आवाज देने लगती है। अभी सीन चेंज होता है और वेंटास को दिखाते हैं जो छत पे बैठा है और नोए बोलता है अगर तुम ज्यादा देर वहां रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। आगे वो बोलता है कि मुझे कुछ बात पता चली है। जियोडन से निकलने के बाद से यहाँ पेरिस में लगातार वैम्पायर के हमले हो रहे हैं, शायद ये किसी श्रापित शख्स का काम होगा। ठीक है, वेंटास को जवाब नहीं दे। नोए आगे बोलता है वेंटास, मैं जियोडन के पहले कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो वैम्पायर से इतनी नफरत करता हो और इसलिए मुझे उससे नफरत है। मुझे अपनी लड़ाई पे कोई पछतावा नहीं, पर इससे मुझे ख्याल आया कि किस वजह से तुमने और अस्टल्फो ने अलग अलग रास्ते चुने। इसमें कोई शक नहीं, ब्लू मून के वैम्पायर ने बड़ा किरदार निभाया, पर उससे पहले एक छोटा सा फर्क था जिसमें तुमने अपना रास्ता बदल लिया होता और शायद जियोडन में मैं तुमसे लड़ रहा होता। वेंटास बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? आगे नोए बोलता है मुझे खुशी है वो चेसर्स नहीं थे जिससे मैं उस दिन एयरशिप में मिला, बल्कि वो एक डॉक्टर था जो एम्पायर स्पेशलिस्ट था। बिल्कुल मैं तुम्हें अभी भी पसंद नहीं करता, फिर भी मुझे खुशी है तुम यहाँ वैसे ही हो जैसे तुम हो। तभी सीन चेंज होता है और एक जगह दिखाते हैं और फिर से वही आवाज आती है, देखो एक अम्यूजमेंट पार्क है, मजेदार लग रहा है, उम्मीद है किसी दिन मैं भी जा पाऊँ। तभी वहाँ डोमी आती है और वही लड़का दिखाते हैं जो बोलता है ओ फिर से। तभी डोमी को दिखाते हैं जिसपे खून लगा हुआ है और वो लड़का बोलता है मैंने कहा था नोए को मेरे पास लाओ, अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लाओगी तो मुझे बस तुम्हारा इस्तेमाल चारे की तरह करना होगा। तभी वो अपने हाथ में ब्लेड निकालता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एमिलिया नोए के पास एक लेटर लेके आती है। उस लेटर के ऊपर जो नाम लिखा रहता है उसको मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं यही स्क्रीन पे लिख दूंगा और इसको मैं बोलूंगा मिखेल। आगे दिखाते हैं जैसे ही नोए लेटर खोलता है उसमें से डोमी के बाल निकलते हैं और एक अम्यूजमेंट पार्क का टेम्पलेट रहता है जिसपे लिखा होता है मैं डोमी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें एपिसोड 5 के क्लिप्स दिखाते हैं जहाँ नोए लुइस और डोमी से मिलता है और कैसे लुइस मर जाता है। फिर जो बॉक्स लेकर डोमी नोए के पास आती है जिसमें से वुडन स्टिक्स निकलते हैं जिसे देख के नोए की तबीयत खराब हो जाती है। आगे दिखाते हैं नोए बेड पे है और डोमी उसके पास बैठ के रो रही है। तभी वहाँ वेरोनिका आती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ, लेकिन डोमी मना कर देती है। वो आगे बोलती है मैं नोए को अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा छोटा भाई लुइस मर चुका है, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? ये सुनकर वेरोनिका बोलती है पहली बात मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतना लंबा जी पाया। ये सुनकर डोमी पूछती है तुम क्या कह रही हो? तभी वेरोनिका हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम्हें लगता है वो सच में बीमार था इसलिए उसे दुनिया से छुपा कर रखा था? नहीं, तुम गलत फहमी में हो, उसे छुपाया गया था क्योंकि वो तुम्हारा जुड़वा था। जरूर तुम्हें पता ही होगा कि कहा जाता है जुड़वा एक बुरी किस्मत का सिंबल है। अगर किसी को पता चल जाता कि तुम्हारी माँ ने जुड़वा पैदा किए हैं तो उसे हाउस दे साटे की बदनामी होती, इसलिए उन्होंने तुम में से एक को चुना। असल में किसी एक को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, पर अचानक दादाजी ने कहा ये सही नहीं है, मैं उसे रखूंगा, और वो लुइस को ले गए। दादाजी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, उन्होंने कहा था मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। तभी डोमी पूछती है उन्होंने मुझे क्यों चुना? इसके जवाब में वेरोनिका बोलती है क्या पता, पिताजी ने ये फैसला जज्बातों में लिया था, लेकिन मेरे पास उस छोटे भाई के बारे में सोचने का वक्त नहीं है जो कभी था ही नहीं। पर अगर उसे तुम्हारी जगह चुना जाता तो मैं सोच रही हूँ क्या वो तुमसे बेहतर हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरता। तभी दिखाते हैं नोए को थोड़ा होश आता है और वो डोमी को लुइस समझ के बोलता है शुक्र है मैंने सपने में देखा था तुम मर गए हो, और वो वापस बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और डोमी को अपने रूम में दिखाते हैं जो अपने बाल काट देती है। तभी एपिसोड 11 की क्लिप दिखाते हैं जहां डोमी और डांटिया वेंटास को ढूंढ रहे हैं। तभी मिखेल डोमी से टकरा जाता है, डोमी उसे उठाती है और मिखेल अपना नाम बताता है। आगे वो बोलता है क्या आप रो रही हो, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। तभी डोमी सोचने लगती है काश मैं कर्जबीरर बनती, काश मेरी जगह लुइस को चुना जाता। आगे दिखाते हैं एमिलिया भगते हुए वेंटास के पास जाती है और बोलती है नोए के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी नोए को दिखाते हैं जो उस पार्क में पहुंच जाता है और तभी मिखाइल को दिखाते हैं और वो बोलता है तुम्हारा स्वागत है, आने के लिए शुक्रिया। तभी नोए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक रोबोट उसे बचा लेता है। आगे वेंटास को दिखाते हैं जो कहता है मिखेल क्या उस लेटर में सच में ये नाम था, वो जिंदा है? तभी वो वहां से भागने लगता है। वापस नोए को दिखाते हैं जो मिखेल पर हमला करता है, लेकिन तभी मिखेल वेंटास जैसी पावर यूज करता है और दिखाते हैं उसके पास भी बुक ऑफ वेंटास है और वो कहता है मैं हूँ मिखेल, मुझे ये बुक एम्पायर ऑफ द ब्लू मून से मिली है, लेकिन मैं फिर भी एक इंसान हूँ। आगे वो कहता है मजाक था, मैं बस बड़े भाई की नकल कर रहा था। बेशक तुम उसे जानते होंगे है ना, मेरे बड़े भाई को तुम सब वेंटास कहते हो। मेरे भाई ने जो तुमसे कहा वो तुमने डोमी को बताया और फिर डोमी ने मुझे बताया। वो आगे पूछता है क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें कुछ मेरे बारे में बताया, जैसे मेरा एक बहुत प्यारा छोटा भाई है या उसने नंबर 71 का जिक्र किया था? वो आगे बोलता है मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तभी दिखाते हैं डोमी उस बड़े से झूले पर खड़ी हुई है और वो होश में नहीं है। आगे मिखेल कहता है अगर किसी ने मुझ पर हाथ भी लगाया तो वो कूदने में हिचकिचाएगी नहीं। तभी नोए सोचता है वो क्या करना चाहता है,
क्या उसने डोमी के असली नाम के साथ छेड़छाड़ की? तभी मिखेल कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे भाई का खून पियो, ऐसा कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। भाई ने उस दिन पिताजी को क्यों मारा था वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये काम करो। तभी सीन चेंज होता है और लूका और जेनो को दिखाते हैं और कोई उन्हें बताता है कि डोमी मिल नहीं रही है, वो 3 दिन से गायब है। तभी लूका जेने से बोलता है, डोमी को ढूंढने में मेरी मदद करो। वापस नोए और मिखेल को दिखाते हैं, जहाँ नोए बोलता है, मैं समझा नहीं, जिस इंसान को तुम पिताजी कह रहे हो, क्या तुम्हारा मतलब वेंटास ने उन्हें मार डाला है? तभी मिखेल हंसने लगता है और बोलता है, इतने वक्त साथ रहने के बाद भी तुम मेरे भाई को नहीं जानते। तभी वो कपड़े उतारता है और बोलता है, उसकी जगह पहले तुम मेरा खून पियो, और उसके हाथ में वही निशान होता है जैसे वेंटास के है, और वो कहता है, मैं अपने खून की मदद से तुम्हें अपने भाई की याद दिखाऊंगा, जल्दी करो वरना मुझे ठंड लग जाएगी, और डोमी को भी। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ डोमी लूज जैसे कपड़े पहने हुए है और वो नोए से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, और नोए उसे देख के रोने लगता है। तभी वापस आते हैं और दिखाते हैं नोए उसको खून पीने लगता है। तभी मिखेल का फ्लैशबैक दिखाते हैं जो चर्च में बैठा हुआ है और उसका हुलिया लड़की का है। तभी वहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि बस यही जिंदा बचा है, उसकी माँ एक वेश्या थी। तभी दिखाते हैं मिखेल वहाँ से एक रूम में जा रहा होता है और तभी रोलंड उसे रोक लेता है, लेकिन रोलंड बहुत जख्मी होता है, उसके पूरे शरीर पर पट्टियां होती हैं और वो कहता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, अगर तुम एक बार वहां गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे, और उसे आगे ले जाने लगता है। तभी मिखेल पूछता है, मैं घर कब जा पाऊंगा? इसके जवाब में रोलंड बोलता है, आज से तुम्हारा घर यही है। आगे वो पूछता है, उन्हें उस वेम्पायर को क्यों मारना पड़ा? इसके जवाब में रोलंड बोलता है, उस वेम्पायर ने तुम्हारी माँ को मारा। तभी मिखेल बोलता है, नहीं, उसने बचाया। मेरी माँ जब भी मुझे मारती थी तब वो बहुत डरावना चेहरा बनाती थी, पर मुझे पता था वो ऐसा तभी करती थी जब उनके अंदर का डीमन शैतानी करता था। जब वो वैम्पायर वहां आया तब भी मेरी माँ पूरे वक्त पगलाई हुई थी, पर उसके बाद उनका प्यारा चेहरा वापस आ गया। जरूर उस वैम्पायर ने उनके अंदर के डीमन को निकाला होगा। तभी वहाँ ओलिवर आता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम ठीक नहीं होते आराम करो, और वो उसे वहां से ले जाता है। तभी कोई मिखेल को भी ले जाता है। तभी सीन चेंज होता है और डॉक्टर मूरो की आवाज आती है जो बोलता है, जो बच्चा हम पहले लाए थे वो तुरंत हार मान गया, और तभी बाहर मुझे ये मिला। तभी मिखेल उठ जाता है और मूरो बोलता है, ओह ये उठ गया, अब से तुम इसका ध्यान रखोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। नंबर 69। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कोई मिखेल के बाल काट रहा है और मिखेल वेंटास को अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो वेंटास बोलता है, तुम्हारा नाम अब मिखेल नहीं है, तुम अब नंबर 71 हो, हम मूरो के खिलौने के अलावा कुछ नहीं। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि मिखेल को बांध रखा है और उसके अंदर कुछ ब्लू फ्लूइड डालते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी कोई मूरो से बोलता है, वो अभी बहुत छोटा है, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर मूरो बोलता है, अगर ऐसा है तो हम अगला बच्चा ला सकते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो बनाने के काफी करीब हूँ। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं मिखेल को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो चिल्लाने लगता है और वेंटास से मदद मांगने लगता है। तो वेंटास बोलता है, उसकी जगह आप मुझे ले चलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये देख के मूरो बहुत खुश हो जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो दोनों अपने कमरे में हैं और मिखेल वेंटास को शुक्रिया करता है, लेकिन वेंटास कुछ नहीं बोलता। तभी मिखेल उसके पास जाकर लेट जाता है। आगे सीन चेंज होता है और एक अजीब सी मशीन दिखाते हैं। तभी मूरो बोलता है, मेरा एक्सपेरिमेंट आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, मैं इसका इस्तेमाल करके तुम दोनों को बुक ऑफ वेंटास से जोड़ूंगा। ये बुक ब्लू मून के वेम्पायर ने बनाई है, इन्हें एक खास तरह के एस्ट्रोमाइट से ताकत मिलती है। उन्होंने सॉर्सरी, एल्केमी और बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजी इन छोटी सी मशीन में कैद की है। ये किताब के रूप में एनालिटिकल इंजन है। माना जाता है इन बुक्स का इस्तेमाल करके आसानी से वर्ल्ड फॉर्मूला बदला जा सकता है। तभी मिखेल पूछता है, सिर्फ माना जाता है? ये सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हाँ सही कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये नहीं खुलेगा। मैंने सुना है कि सिर्फ ब्लू मून क्लैन के मेंबर ही ऐसा कर सकते हैं, ये गलत है, और इसलिए मैंने तुम दोनों को ब्लू मून के आधे मेंबर बदलने में फैसला किया है। मैं ऐसा इंसानी स्विच बनाना चाहता हूँ जो इन बुक्स को खोल सके। तुम्हें पता है ना ब्लू फ्लूइड जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला था, तुम्हें पता है वो क्या था? ये है ब्लू मून के वेम्पायर का खून। रिजेक्शन से बचने के लिए मैंने धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डाला, खास मेडिसिन के साथ। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम्हारे जख्म पहले से ज्यादा तेजी से भर रहे हैं, तुम इंसानों की लिमिट से आगे बढ़ चुके। तभी वो लोग उन्हें पकड़ के मशीन से बांध देते हैं और आगे मूरो बोलता है, अरे हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, बुक से जुड़ने के झटके से शायद तुम्हारा दिमाग की धज्जियां उड़ जाएं, इसलिए मैं पहले ही तुम दोनों का शुक्रिया बोल देता हूँ। थैंक यू नंबर 69 और नंबर 71। और वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गड़बड़ होती है और सारी चीज टूटने लगती है। आगे दिखाते हैं वहाँ के सारे डॉक्टर मर चुके हैं और वहाँ पे होती है ब्लू मून क्लैन की वेम्पायर अपने दोनों बुक्स हाथ में लिए हुए। और मैं पहले ही बोल देता हूँ इसको कोई पैसिफिक जेंडर नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इसको फीमेल ही प्रोनाउंस करूंगा। वो आगे कहती है, कुछ इंसान बड़े अजीब होते हैं, तो अब लगता है मैंने काफी नुकसान कर दिया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी मिखेल बोलता है, नहीं मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले जाओ, और वो रोने लगता है। ये सुन के वो बोलती है, खैर ऐसा नहीं होता अगर मैं यहाँ नहीं आती, और वो मिखेल को अपनी गोद में उठा लेती है। वो आगे वेंटास से पूछती है, तो तुम अब क्या करोगे, क्या तुम मेरे साथ आओगे? और वेंटास भी उसके साथ आ जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो वहाँ से दूर चले गए हैं। तभी लूना बोलती है, हम काफी दूर आ गए हैं, और हाँ मैं इसे लूना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेंटास से लूना बुलाता है। अगर वेंटास बोलता है,
नहीं, अभी हम शहर के करीब हैं। चेसर्स यहाँ आ सकते हैं। ये सुनकर लूना बोलती है, वो रिसर्चर मूरो था ना, उसने वो काम किया जो चर्च की सीख में माना है। जब चेसर्स दौड़े चले आएंगे और देखेंगे उसने क्या किया है, तो हमारा पीछा करने के बजाय वहाँ का नुकसान ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ के ज्यादातर रिसर्चर्स मारे जा चुके हैं। आगे वो बोलती है, अब जबकि हम सही सलामत है, मैं चाहूंगी हम अपनी जान पहचान करवा लें। अभी मिखेल बोलता है, मेरा नाम मिखेल है, आप मुझे मीशा कह सकते हो। ये सुनकर लूना बोलती है, मुझे दुख है, मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे मैं अपना पहचान बता सकूं, या शायद ये कहना बेहतर होगा, मेरे पास कोई नाम नहीं जो मुझे अच्छा लगे। मैं ब्लू मून की वैम्पायर हूँ, कुछ लोग मुझे वेंटास बोलते हैं। डैम। ये सुनते ही वेंटास उस पर हमला कर देता है और चाकू उसके हाथ में घुसा देता है। तभी लूना बोलती है, तुम सीधा मेरी आंखों की ओर आए, समझी, तो तुम असल में एक चेसर्स थे। ये सुन के वेंटास बोलता है, तुम हमें खाने के लिए साथ लाई हो। इसके जवाब में लूना बोलती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुमने मदद मांगी। और तभी वेंटास बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वेंटास बेड पे लेटा हुआ है। लूना उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये घर एक इंसान का है जिसे मैं बहुत पहले से जानती हूँ। सुनकर वेंटास बोलता है, मजाक मत करो, एक इंसान एक एम्पायर को कैसे जानता हूँ। इसके जवाब में लूना बोलती है, ऐसा होता है, जो बहुत वक्त से अल्केमिस्ट या सरसर हैं, उन्हें हमेशा से चर्च के बदले वैम्पायर से लगाव है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊं ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। वो आगे पूछती है, तुम्हारी माँ किस तरह का गाना गाती थी। ये सुन के वेंटास पूछता है, क्या मतलब। अब लूना बोलती है, तुम नींद में बहुत बार अपनी माँ को पुकार रहे थे। ये सुन के वेंटास बोलता है, ये एक झूठ है, हो ही नहीं सकता मैं ऐसा कहूँ, आखिर जब मैं पैदा हुआ तभी मेरी माँ चल बसी थी। और वो रोने लगता है। अगर लूना पूछती है, तो तुम अपने पापा के साथ रहते थे। तभी वेंटास बोलता है, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे, वहाँ दूसरे लोग भी थे। मेरे पापा अच्छे परिवार में पैदा हुए और वो एक डॉक्टर बने, पर मेरी माँ से मिलने के बाद वो उन्हें छोड़ आए, जो शहर में आए हुए ट्रैवलिंग शो का हिस्सा थी। ये उतना इज्जतदारी का काम नहीं था। मुझे एहसास हुआ मेरे पिताजी उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। हम शो करने के लिए हर तरह की जगह पे जाते थे। उन्होंने कहा था मैं अपनी माँ की तरह दिखता, पर मेरी वजह से उनकी जान चली गई। मेरे पिताजी को इसके लिए मुझसे नफरत होनी चाहिए थी, पर जब वैम्पायर ने हमला किया, पापा मुझे बचाते हुए मारे गए। ये सुन के लूना पूछती है, क्या तुम्हें वैम्पायर से नफरत है। तो वेंटास बोलता है, बेशक है, मैंने दुनिया से मिटाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को साफ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक चेसर्स की तरह जिंदगी जीने की कसम खा ली। वो आगे बोलता है, वो कभी कभी उन वैम्पायर्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे जो मूरो की लैब में लाए जाते थे। पहले तो मुझे लगा ये सही है, पर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इंसान ही सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं। आगे लूना पूछती है, तुम्हारा वहां से निकलना आसान था तो तुम रुके क्यों? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मूरो ने चेसर्स को यकीन दिलाया कि मैं लड़ाई में मारा गया। उसने एक अनजान शख्स को मार डाला और मेरी लाश के तौर पर भेज दिया, और उसने कहा अगर मैं भाग गया तो दूसरे बच्चों को उठा लाएगा। तो मुझे लगा वहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं, और वो रोने लगता है। तभी लूना बोलती है, तुम एक अच्छे बच्चे हो। तभी सुबह हो जाती है और वो दोनों उठ जाते हैं, और लूना बोलती है, मैंने नाश्ता बनाया है, चलो खाते हैं। लेकिन वो पता नहीं क्या बना देती है, जिसे देख के वेंटास बोलता है, तुम सच में हमें मारना चाहती हो ना। ये सुनकर लूना पूछती है, नहीं तो। आगे वेंटास बोलता है, ये जहरीला पानी क्या है और ये कमरा इतना गंदा है, अगर तुम किसी के घर में रहते हो तो तुम्हें उसे साफ रखना चाहिए। ये सुनकर लूना नाराज हो जाती है और बोलती है, ठीक है, सब खुद ही कर लो। आगे दिखाते हैं वेंटास वहाँ सब साफ कर देता है और खाना भी बनाता है। आगे सीन चेंज होता है और लूना बोलती है, इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुम दोनों पहले ही मर जाओगे, शायद 1 महीने में या शायद 6 महीने में या अब से 5 साल बाद, किसी को नहीं पता, पर वो दिन आएगा। मूरो के एक्सपेरिमेंट ने तुम्हारे शरीर पर इंसानी हद से ज्यादा जोर डाला है। अब तुम धीरे धीरे वैम्पायर बन रहे हो। तुम्हारा शरीर स्थिर नहीं है, कभी संतुलन बदला तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है तो मेरे साथ आओ, हम मिलकर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढेंगे। आगे दिखाते हैं मिखेल बेड पे लेटा है और उसकी बहुत तबीयत खराब है, और वो बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी लूना बोलती है, तुम्हें बचाने का एक रास्ता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं तुम्हें अपने क्लैन का मेंबर बना सकती, लेकिन मैं इसका सहारा नहीं लेना चाहती थी। सुनकर मिखेल बोलता है, मैं आपके क्लैन में शामिल होना चाहता हूँ, फिर हम तीनों साथ रह पाएंगे, है ना। तभी वेंटास को दिखाते हैं जो बोलता है, मैं कभी तुम्हारे क्लैन का मेंबर नहीं बनना चाहूंगा, चाहे मुझे कल मरना पड़े, मैं आखिर तक इंसान बना रहना चाहता हूँ। तभी एक सीन दिखाते हैं जब वेंटास के हाथों में वही मार्क होता है और उसके हाथों में कोई धूल बन जाता है। तभी वापस करंट में आते हैं और दिखाते हैं वेंटास वहाँ आ जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वेंटास मिखाइल से पूछता है, तुमने नोए के साथ क्या किया। इसके जवाब में मिखाइल बोलता है, मैंने बस नोए को अपना खून पीने दिया, आखिर वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वेंटास बोलता है, अब समझा मिखाइल, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना, तुम्हें पता भी नहीं उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था या क्यों मैंने ब्लू मून के वैम्पायर लूना को मार डाला, है ना। ये सुनकर मिखाइल बोलता है, सही कहा, तो जाहिर सी बात है मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें लगा था मैं मर गया, है ना, मुझे भी लगा था, मेरी यादें धुंधली हैं, मैं ज्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहा, पर मुझे दर्द का, कड़वाहट का
और ठंड का एहसास याद है और मुझे किसी ने बचा लिया। और उन्होंने कहा ब्लू मून के वैम्पायर को जिंदा करने का एक रास्ता है। ये सुनकर वेंटास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे मिखेल बोलता है अपना बकवास बदले को भूल जाओ और मेरे साथ आओ। तभी वेंटास उस पर गोली चला देता है बट वो रोबोट उसे बचा लेता है। आगे मिखेल बोलता है ये तुम नहीं हो, तुम आमतौर पर गन्स का इस्तेमाल नहीं करते। तभी वेंटास कहता है उस वैम्पायर को वापस लाना, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है उस वैम्पायर के वजूद के निशान मिटाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? तभी नोए खड़े होकर बोलता है प्लीज रुक जाओ, अगर मिखेल को कुछ हुआ तो डोमी वहां से कूद जाएगी। ये सुन के वेंटास बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसे खुद कदम करूंगा। लेकिन नोए मना करता है। वो कहता है मिखेल ने डोमी को बंदी बना लिया है, उसने अपनी बुक के इस्तेमाल से कुछ किया होगा। तब वेंटास बोलता है तो क्या अगर उसने किया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में नोए कहता है ये सच है पर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वेंटास प्लीज मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था, मैं वो नहीं करना चाहता जो मिखेल मुझसे चाहता है, अगर तुम खुद अपने बारे में बताओ। तभी वेंटास उसके पैरों के पास गोली मारता है और बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, हम सिर्फ इसलिए साथ काम कर रहे थे क्योंकि हम दोनों की दिलचस्पी एक ही थी। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, जब तुम किसी काम के नहीं रहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी नोए बोलता है अभी मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं है, मैं डोमी को नहीं खो सकता क्योंकि मैं लुइस को बचाने में नाकामयाब रहा था। तभी मिखेल बोलता है लुइस डोमी का बड़ा भाई है, श्रापित होने की वजह से उसका सर काट दिया नोए और डोमी के सामने। वो रोना रोक नहीं पा रही थी और उसने कहा काश मैं श्रापित होती और नोए खुश होता अगर मेरे बदले लुइस जिंदा होता। तभी सीन चेंज होता है और नोए का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ नोए डोमी से पूछता है क्या तुम अपने बाल अब छोटे ही रखोगी? जिसके जवाब में वो कहती है तुम्हें कोई एतराज नहीं अगर मैं अपने बाल फिर से बढ़ा लूं। वापस करंट में आते हैं जहाँ वेंटास बोलता है बहुत हो गया, तुम बहुत दिमाग खराब कर रहे हो, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो पहले मैं डोमी को ही मार दूंगा, कम से कम तुम आजाद हो जाओगे। और तभी नोएस पर हमला कर देता है उसका खून पीने के लिए। और तभी लूना की आवाज आती है अपनी यादों में किसी को भी झांकने मत देना। और तभी दिखाते हैं वेंटास नोए को गोली मार देता है लेकिन नोए उससे बच जाता है। तभी उन दोनों की डेड बैटल स्टार्ट हो जाती है जो बहुत खतरनाक होती है। आगे वेंटास की आवाज आती है जो बोल रहा है मैं हर उस शख्स को मार दूंगा जो मेरी यादों को पाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो। आगे वो कहता है मैं नोए की जान ले लूंगा और वो वही ड्रग यूज करता है जो चेसर्स करते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और डांटे को दिखाते हैं जो जख्मी हुआ है। जॉन उससे पूछता है क्या हुआ, जिसके जवाब में वो बोलता है वेंटास ने मुझ पर हमला किया, वो मेरी गन चुरा के भाग गया। तभी एमेलिया उन्हें सारी बातें बताती है। ये सुन के डांटे बोलता है मुझे डर है वो वेंटास नोए पे हमला ना कर दे। तभी रिचे कहती है वो उस पे हमला क्यों करेगा, वेंटास नोए को बचाने नहीं गया क्या? ये सुन के डांटे बोलता है शायद नहीं, उसकी आंख में यही भाव था। तभी रिचे बोलती है पर अगर नोए अपने एक हाथ का भी इस्तेमाल करे तो वो वेंटास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वो नहीं हारेगा। तभी जोहन बोलता है मैं नहीं मानता, नोए ने कभी किसी को मारा नहीं है ना, उसे पता है वो ताकतवर है तो वो सोचता है उसे अपने हाथ साफ रखने चाहिए, ये बहुत बकवास है। तभी वापस उन दोनों को दिखाते हैं और नोए बोलता है वो ब्लड बस मेरी आंख को टच करके गई, फिर भी मुझे इतनी कमजोरी क्यों फील हो रही है, मैं वेंटास से तेज और ताकतवर हूँ फिर भी मैं उसे अब तक पकड़ नहीं पाया, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे हर मूव का पहले से ही अंदाजा लगा रहा है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ सीधा आने लगते हैं और तभी नोए सोचता है वो सीधा मेरी तरफ आ रहा है, अगर उसे डायरेक्ट हमला लगा तो वो मर जाएगा, मैं उसे मारना नहीं चाहता। तभी वापस जॉन को दिखाते हैं जो कहता है जब कोई और रास्ता नहीं होता तब फैसले में एक बदलाव आता है। उनके बीच जो सोचते हैं मैं ताकतवर हूँ तो मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं, और जो सोचते हैं मैं ताकतवर नहीं हूँ तो जीने के लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। तभी वापस उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ वेंटास नोए का पेट काट देता है लेकिन वेंटास को भी नोए का हमला लगता है। तभी नोए बोलता है वो मेरे हाथों पहले ही मारा जाता अगर मैं पीछे नहीं हटता तो। नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि उसे पता है मैं उसे मारना नहीं चाहता, मेरे सारे हमलों को वो जानता है। तभी वो वेंटास से बोलता है उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर वो मुझ पर हंसने लगा, तुम हमेशा ऐसा दिखाते हो जैसे अकेले ही सब जानते हो और अब तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे इससे गुस्सा आता है। जिस तरह से तुमने मेरा एक भी लफ्ज नहीं सुना, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे पास कुछ कहने को है वेंटास, लेकिन वेंटास उसकी बात नहीं सुनता और एक और ड्रग यूज करता है। तभी मिकेल बोलता है तुम फालतू में मेहनत कर रहे हो, मेरे भाई ने खुद पर एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस इस्तेमाल किया है, तो अगर कोई भी उसकी यादों को पाने की कोशिश करेगा वो बिना कुछ सोचे उन्हें मारने की कोशिश करेगा। तभी डोमी को दिखाते हैं जो अजीब सी जगह में है और वो बोलती है नोए को तकलीफ हो रही है, मुझे उसकी मदद करनी होगी।
तभी वहाँ छोटी डोमी आती है और बोलती है, नहीं, मिखेल का वॉच अलार्म किसी भी वक्त बज सकता है। जब मैं उसे सुनूंगी तब मुझे यहाँ से कूदना होगा। ये सुन के बड़ी डोमी बोलती है, हाँ, मुझे यही करना चाहिए, पर मैं यहाँ खड़े होकर नोए की चोट लगते नहीं देख सकती। अगर मैं उसको खो दूंगी तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी छोटी डोमी बोलती है, ये कैसा रहेगा? तुम वो कर सकती हो जो मिखेल ने कहा और नोए की लड़ाई भी रोक सकती हो। और डोमी वहाँ से कूद जाती है। तभी नोए डोमी की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ जेन आके उसे बचा लेती है और नोए से पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है और तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तभी डोमी अपनी तलवार निकाल के जेन से थोड़ी दूर हट जाती है और बोलती है, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी वहाँ मिखेल आ जाता है और बोलता है, हमारे रास्ते में आने वाला हर कोई दुश्मन है, उन्हें खत्म कर दो। तभी जेनो से देख के बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन नोए उसे मना करता है, पर उसकी बात नहीं मानती और बोलती है, मैं लूका के ऑर्डर पे यहाँ आई हूँ, मैं डोमी को बचा लूंगी, वादा करती हूँ, तुम बस वेंटास को संभाल लो। तो वेंटास पीछे से आके उसको एक लात मारता है और नोए नीचे गिर जाता है। आगे दिखाते हैं मिखेल जेन के वेपन पर अपनी पावर यूज करता है, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। आगे नोए को दिखाते हैं जो मिरर में अपने आप को देखता है और बोलता है, क्या मैं हमेशा से ऐसा दिखता था? और वेंटास, मुझे याद नहीं वो कैसा दिखता है। आगे दिखाते हैं वो वापस ऊपर आता है और बोलता है, इसे अब खत्म करते हैं। वेंटास, मैं सब पहले जैसा चाहता हूँ। तभी वो नोए की तरफ बढ़ने लगता है और नोए मन में बोलता है, उसे परवाह नहीं अगर उसे चोट लग जाए, पर वो खुद की वजह से दूसरों को चोट नहीं लगने दे सकता। वो खुद को अलग करने के लिए दोस्तों को दूर कर देता है। अब मैं समझा, जिसे वो आज़ाद होना कहता है, असल में उसका मतलब अकेला होना है। तभी नोए अपने हाथ खोल देता है और वो पूरी जगह टूटने लगती है और वो बोलता है, मेरी बात सुनो वेंटास, जो तुम चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। और वेंटास का हिप्नोसिस हट जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वेंटास ने अपना चाकू नोए के गर्दन पर रखा हुआ है और वो कहता है, क्यों मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा, और वो रोने लगता है। ये सुनकर नोए भी उससे माफी मांगने लगता है। तभी वेंटास अनकॉन्शियस हो जाता है और वहाँ पे मिखेल आ जाता है। वो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों तुम उसे मार नहीं पा रहे हैं। उसने तुम्हारा खून चूसने की कोशिश की, तुम उसे मार सकते थे तो तुमने क्यों नहीं मारा? तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत, किसे परवाह है अगर वो मर जाए। ये सुनकर नोए बोलता है, तुमने मुझे वेंटास का खून पीने के लिए मजबूर किया ताकि वो मुझे मार सके। ये सुनकर मिखेल बोलता है, मैं चाहता हूँ हम तीनों फिर से साथ रहें, पर मैंने जैसा कहा तुम वैसा नहीं करोगे नोए, तो डोमी को मरना होगा। तभी वही काली जगह दिखाते हैं जहाँ डोमी, छोटी डोमी और लुइस होता है। तभी छोटी डोमी कहती है, मुझे जाने दो, लेकिन बड़ी डोमी मना करती है। आगे छोटी डोमी बोलती है, पर मिखेल ने कहा मुझे मरना होगा, लेकिन डोमी फिर मना कर देती है। वो आगे कहती है, मुझे खुद से नफरत है, मैं मुश्किल में हूँ और लाचार हूँ, मैं सच में खुद से नफरत करती हूँ। फिर भी एक चीज है जिसमें मैं समझौता नहीं करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी जो नोए को तकलीफ देगा। अगर मेरे मरने से नोए दुखी होता है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर छोटी डोमी बोलती है, मुझसे जो कहा गया है वो करना होगा, और वो वहां से भाग जाती है। तभी लुइस कहता है, तुम्हें अब तक एहसास हो जाना चाहिए था, वो तुम ही हो, असली वो जिसे तुमने नजरअंदाज करने की कोशिश की। मिखेल ने बुक का इस्तेमाल से सिर्फ तुम्हारे सबसे कमजोर और आसान हिस्सों को फायदा उठाया, हमारा असली नाम खराब नहीं हुए। तभी मिखेल अपनी बुक यूज करता है और वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और मिखेल उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी उसके बुक के साथ कुछ अजीब होने लगता है, वो बेकाबू होने लगता है। ये देख के नोए बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे बुक ऑफ वेंटास मिखेल को खा रही है। तभी वेंटास बोलता है, नोए मेरे बारे में भूल जाओ और जाओ यहाँ से। मिखेल ने बुक की ताकत को काबू से बाहर कर दिया, लेकिन नोए मना कर देता है। तभी वो जाइंट व्हील उन पे गिरने लगता है। तभी उनके चारों तरफ बर्फ आ जाती है और वो बच जाते हैं और दिखाते हैं वो पावर डोमी ने यूज की और वो वहाँ के सारे वैम्पायर्स को मार देती है। आगे दिखाते हैं उसने मिखेल को बर्फ से जमा दिया और वेंटास उसके पास जा रहा है, लेकिन तभी मिखेल वो बर्फ तोड़ के वेंटास पे हमला कर देता है, लेकिन नोए उसे बचा लेता है और वो मिखेल को मुंह पे अपने नाखून मार देता है, जिससे मिखेल बहुत चिल्लाने लगता है। तभी वेंटास भी गिर जाते हैं, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है, कितना लाजवाब है, मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे तुम्हें जल्दी रोक देना चाहिए, पर मुझे खुशी है मैंने नहीं रोका। और दिखाते हैं वो आवाज नोए के टीचर की है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपनी हेड उतार के बोलता है, तुमसे मिलके खुशी हुई हेलफायर विच, और तुम जो ब्लू मून क्लैन से हो, शायद तुमने पहले कभी मुझे इस फॉर्म में नहीं देखा होगा। ये सुनकर जेन ने मन में सोचती है, पहला मर्क्यूस दे सादे शेपलेस वाला। आगे टीचर कहते हैं, लगता है मेरे प्यारे बच्चों पे तुम्हारा कर्ज है। तभी नोए कहता है, टीचर आप मिखेल के साथ क्यों हो? तभी मिखेल बोलता है, दर्द हो रहा है, प्लीज मदद करो। आगे नोए बोलता है, टीचर आप ही वो भले शख्स हो जिसकी मिखेल बात कर रहा था, आपने ही उसे कहा था कि ब्लू मून के वैम्पायर को जिंदा करने का एक रास्ता है। ये सुनकर टीचर बोलता है, हाँ मैंने ही कहा था। तो वेंटास बोलता है, तुमने अभी कहा, हमने तुम्हें कभी इस फॉर्म में नहीं देखा, तो हम पहले कहाँ मिले? जवाब में वो कहता है,
कॉम्टे दे सेंट जर्मेन। कुछ याद आया? आजकल मैं इसी नाम का इस्तेमाल करता हूँ। याद रखना, अगली बार तुम इसे सही से समझो। सपनों का महल खंडर बना पड़ा है, वक्त आने पर फिर से मिलेंगे। और वो वहां से जाने लगता है। तभी नोर और वेंटास उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और उनको होटल में दिखाते हैं, जहाँ नोए जाग जाता है और एमिलिया वहीं पे खड़ी होती है। वो नोए को बताती है कि सब लोग ठीक हैं। वो आगे पूछती है, क्या मैं आपके लिए पानी और खाना ले आऊं? लेकिन नोए मना करता है और बोलता है, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन एमिलिया उसे रोक देती है और बोलती है, अभी डोमी और जेनी नीचे बात कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आगे वो बताती है, वेंटास छत पर है। नोए ऊपर जाता है और देखता है वेंटास बहुत जख्मी है। उसे बोलता है, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। तभी वेंटास बोलता है, मैं इंतजार कर रहा था उसके आने का। तभी वहाँ मिखेल खड़ा होता है। उसे देख के नोए चौंक जाता है, लेकिन वेंटास कहता है, नोए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहीं खड़े रहो। आगे मिखेल बोलता है, कल मैं एक बात पूछना चाहता था जो पूछ नहीं पाया, तो मैं तुमसे अभी पूछना चाहता हूँ। क्या पापा के मरने की वजह मैं हूँ? मुझे वो दिन याद नहीं आ रहा जिस दिन वो मारे गए और मैंने अपना हाथ खो दिया। ये सब मेरी। तभी वेंटास बोलता है, नहीं, मैं ही हूँ कातिल। उस दिन किसी ने लूना से उसका असली नाम चुरा लिया था। लूना खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली थी, इसलिए मैं ब्लू मून क्लैन में शामिल हुआ और लूना को उसी की ताकत से मार दिया। यही सच्चाई है। मैं कर्जबीरा का इलाज करता हूँ ताकि पता कर सकूं किसने लूना का असली नाम चुराया है। मैं कभी ब्लू मून के वैम्पायर को माफ नहीं करूंगा। मैं दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। यही मेरा बदला है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर मिखेल बोलता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर हम पिताजी को वापस जिंदा कर दें तो सब पहले जैसा हो जाएगा। इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अगर वो आ भी जाएं तो सिर्फ कुछ ऐसा होगा जो उनकी तरह दिखता है। तभी मिखेल बोलता है, पर तुम उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ। हम जितना ज्यादा बुक का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इंसानियत से दूर हो जाएंगे। वो हमारे वजूद को फिर से लिखती है। तुमने मुझे कल देखा था ना, हम धीरे धीरे वो बन जाएंगे जो हम है ही नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ जो उस दर्द को समझ सकता है। तुमने ये खुद कहा था, चाहे इसका मतलब कल मरना हो, मैं आखिर तक इंसान बने रहना चाहता हूँ। अगर तुम एक मॉन्स्टर बन गए तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। आखिर हम एक जैसे हैं। सुन के वेंटास बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर मैं फैसला कर सकूं मुझे कैसे मरना होगा, अगर मुझे मरना होगा तो मैं चाहूंगा नोए मुझे मारे। सुन के मिखेल रोने लगता है और वो आगे बोलता है, ठीक है, मैं पिताजी को खुद वापस ले आऊंगा। तभी वेंटास पूछता है, ये नोए के टीचर क्या करना चाहते हैं? जिसके जवाब में मिखेल बोलता है, मुझे पता नहीं और परवाह भी नहीं। और हाँ, एक बात और जो मुझे बतानी है, डोमी ने किसी को भी नहीं मारा। मैं जब बुक का इस्तेमाल करता हूँ तब वैम्पायर्स बेकाबू हो जाते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं, पर डोमी ने बहुत बार उन्हें हमला करने से रोका, तो वो बिल्कुल बेकसूर है। और ये कह के मिकेल वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं, नोए भी वेंटास के पास बैठ जाता है और बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब वेंटास बोलता है, माफ करना, मैंने जल्दबाजी कर दी, या शायद नहीं, मैंने बहुत इंतजार किया, या शायद वो काफी नहीं था। वो आगे कहता है, मैं छोड़ रहा हूँ। तभी नोए बोलता है, क्या चीज? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मैं तुमसे अपने मन की करवाना छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर नोए बहुत खुश हो जाता है। आगे नोए पूछता है, तो अब आगे क्या? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मैं तुम्हारे टीचर के बारे में जानकारी निकालूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं श्रापित लोगों का इलाज करता रहूंगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, और ये सब वैम्पायर्स को बचाकर अपना बदला लेने के लिए है। इसके जवाब में नोए कहता है, हाँ, मेरे लिए भी कुछ नहीं बदलेगा। तभी वहाँ पे डांटे और बाकी सब आते हैं और उन्हें बताते हैं और लोग बहुत गुस्सा है। आगे दिखाते हैं, नोए वेंटास से बोलता है, चलो चले। और यहीं पे हमारा एपिसोड और द केस स्टडी ऑफ वेंटास एनीमे खत्म हो जाता है।